आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूजीसी नेट जेआरएफ में जो यूनिट चल रहा है 8 उसका नाटक आगरा बाजार लेकर प्रस्तुत हुई है। इसके लेखक हबीब तनवीर है। आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इस नाटक को हम पूरा टेक्स्ट जितना भी है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जितने भी इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे तो वो ज़रूर आप देखिए। आज हम पार्ट 1 नाटक का करने वाले हैं। तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि हमारी सारी यूनिट आपको अवेलेबल हैं इस चैनल पे। अमरीन पाठशाला चैनल हमारा जो चैनल है, यूनिट आपका यहाँ पर 2 भी पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस करके सारी यूनिट हमने डाले हैं और वहाँ पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जो वीडियोज़ अभी तक नहीं आई हैं कुछ टॉपिक्स पे, वो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं कि हबीब तनवीर जो लेखक हैं उनका जन्म जो हुआ था 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हो जाती है। कब हो जाती है? 2009 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम हबीब तनवीर के नाटक जो हैं वो देख लेंगे। हम कौन कौन से नाटक हैं इनके बारे में, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि इनके नाटक कौन कौन से हैं। आगरा बाजार 1954 में कभी कभी हमारे नाटक लगाने को आते हैं, तो 1954 में आगरा बाजार जो है 1954 में है। मिट्टी की गाड़ी जो है वो 1958 का है और चरणदास चोर जो है 1975। ये 3 नाटक इनके बहुत फेमस है। एक तो आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर। हबीब तनवीर याद कर लीजिए, इनके नाटक हैं। ये पूछे जाते हैं नाटक कि आगरा बाजार किसका है, मिट्टी की गाड़ी किसकी और चरणदास चोर किसका है। तो ये हबीब तनवीर के नाटक। और अन्य नाटक भी हैं। शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी। शतरंज के मोहरे एक अन्य नाटक है और मिट्टी की गाड़ी। मिर्जा शोहरत बेग, लाला शोहरत राय, हिरमा की अमर कहानी, बहादुर कलारिन, शाजापुर की शांति बाई। देख रहे हैं नैन, मुद्रा राक्षस। पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस किसका है, तो ये भी नाटक पूछा गया है आपका। तो यह हबीब तनवीर का है। कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना, सड़क पुरस्कार व सम्मान। हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1969 में 1969 जो होता है उसमें पद्मश्री अवार्ड 1983 में मिला है। पूछ सकते हैं। एक तो ये सारे नाटक हो गए, इसमें से इम्पोर्टेंट है हबीब तनवीर के नाटक आपको पता है। आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे और इसमें आप एक और सबसे है मुद्रा राक्षस। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पांचों आपको याद होना चाहिए। आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, मुद्रा राक्षस, शतरंज की मोहरे। और अन्य नाटक को भी आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन कर रहा है। तो मिट्टी की गाड़ी, मिर्जा शोहरत बेग, लाला शोहरत राय, हिस्सा की अमर कहानी, बहादुर कलारिन, शाजापुर की शांति बाई, देख रहे हैं नैन, ये सारे हैं। और इनको जो अवार्ड मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है। आप देख सकते हैं कौन सा अवार्ड मिला है। पुरस्कार व सम्मान जो मिला है हबीब तनवीर को, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है और पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये आ सकता है अवार्ड में कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो हबीब तनवीर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1969 में और पद्मश्री अवार्ड 1983 में। आगरा बाजार का प्रकाशन जो हुआ था 1954 में हुआ है, 1954 में हुआ है। आगरा बाजार का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है? 1954 में इस नाटक का प्रकाशन हुआ है। और स्थान है आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो स्थान दिया है इसके किनारी बाजार का एक चौराहा है। आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहे का वर्णन किया गया। आगरा के किनारी बाजार याद रखना ही पूछा। इसमें कितने अंक है? 2 अंक हैं। और किनारी बाजार है 1954। ये 3 चीजें आपको याद होना चाहिए। छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। आगरा बाजार, एक तो कौन सा अवार्ड मिला, कौन से नाटक हैं, ये आप लिख लीजिए। फिर आगरा बाजार में प्रकाशन 1954 याद रखिए, 1954।
और अंक प्रकाशन हुआ है इनको 54, और अंक कितने हैं 2, पहला अंक और दूसरा अंक, तो अंक 2 है। स्थान क्या है, आगरा के किनारी बाजार। पूछ सकते हैं कौन सा बाजार है, किनारी बाजार, तो आप ये याद रखिए आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा है, एक चौराहे का वर्णन है, एक चौराहे का वर्णन है, आगरा के किनारी बाजार के एक चौराहे का वर्णन है। पात्र हैं अंक 1 में और अंक 2 में जो पात्र आए हैं, अंक 1 में फकीर, सबसे इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कौन कौन से पात्र है। फकीर आया सबसे पहले, तो फकीर, फकीर से ही शुरुआत होती है नाटक की। फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, कन मैलिया मीन्स कान साफ करने वाला जो रहता है, पान वाला, मदारी जो मदारी बंदर का नाच दिखाता है, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली, ग्राहक, बेनजीर, बेनजीर, शोहदा, लड़का, पान वाला, करीमन, करीमन, चमेली, दर्जी, तस्करानवीस, रामू, पंसारी, दरोगा, नवासी, तमाशबीन, ये सारे पात्र आए हैं अंक 1 में। और अंक 2 में पतंग वाला, हमीद, अंधा भिखारी, एक आदमी, बेनी प्रसाद सिपाही और सारंगिया, ये अंक 2 में आए हैं। तो आपको पता होना अंक 1 में कौन से और अंक 2 में कौन से पात्र हैं। आप पात्रों के नाम जरूर याद रखिए, कौन है अंक पात्र। अंक 1 में जो ये सारे आए हैं, फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। रामू, पंसारी, दरोगा, इसमें से ही पूछ लेगा 2-3 की इसमें से कौन सा पात्र है या नहीं है आपको मिलाने के लिए, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो स्थान आपको पता हो गया कि आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा है, प्रकाशन 1954 और अंक 2 है। आगे इसके बारे में बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। इस नाटक को हबीब तनवीर में 2 बार संशोधित किया है। कैसे करा, 1970 और 1989 में किया था। हबीब तनवीर ने पूछ सकते कितनी बार, 2 अंक है और 2 बार संशोधित किया है, एक तो 1970 में, एक 1989 में किया है, 1989 में, ये भी पॉइंट आपका लिखने वाला है। अब आज आगे है कि इसमें सामाजिक भी सोसाइटी कैसी थी, उसकी सांस्कृतिक मतलब कल्चर कैसा था, उससे कौन कौन सी समस्याओं निकल के आ रही थी, क्या क्या लोगों को परेशानियां आती, उस सारी चीज़ें के बारे में बताया गया। मीन्स उस समय जो हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, लड़ाई हुई थी, उस समय उसका हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा था, कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा था, उससे समस्याएं क्या उत्पन्न हुई थी, ये सारी इस नाटक में देखने को मिलती है। लोक जीवन, उसी को आधार बनाकर ये नाटक लिखा भी गया है। लोक जीवन और मान्यताओं का चित्रण मिलता है कि लोगों का जीवन कैसा है, मान्यताएं कौन सी हैं, मान रहे हैं, उन सब का चित्रण इस नाटक में देखने को मिलता है। इतिहास, परंपरा, आधुनिकता का बोध हो रहा है इसमें। मॉडर्न जो कल्चर है उसके बारे में बताया जा रहा है, मॉडर्न जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में पता चल रही है। साहित्य, साहित्यकारों, प्रकाशन तथा बिक्री पर व्यंग्य किया करा है इन्होंने। जो साहित्य हैं, साहित्यकार हैं और प्रकाशन है और बिक्री, इन सब पे व्यंग्य नाटक, तो ये एक व्यंग्य परक नाटक भी कहा जा सकता है। अगला एक पॉइंट है, पुलिस व्यवस्था की लापरवाही का चित्रण है इसमें। पुलिस जो व्यवस्था है उसकी लापरवाही कैसी होती है उसके बारे में भी दिखाया गया है। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, वेश्यावृत्ति आदि समस्याओं का चित्रण है। कौन कौन सी समस्याएं हैं ये पूछ सकते हैं इसमें। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, बेरोजगारी को दिखाया है, गरीबी को दिखाया है, लाचारी को दिखाया है, वेश्यावृत्ति आदि समस्याओं का चित्रण इस नाटक में देखने को मिलता है। शायरों के जीवन का वर्णन किया गया है, शायरों का जीवन कैसा है उसका वर्णन है। नाटक में संवाद की भाषा उर्दू की ज्यादा है, इसमें उर्दू की भाषा ज्यादा है। यह नाटक खुले मंच पर मंचित किया जाने वाला है। सबसे पहले इस नाटक का मंचन 1954 में जामिया मिलिया इस्लामिया के मंच पर हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आप लिख लीजिए, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है एनटीए। इस नाटक का मंचन पहली बार कहाँ हुआ था और कौन सी सन में हुआ था, 1954 में इसका क्या हुआ था, मंचन किया गया था जामिया मिलिया इस्लामिया में, 1954 में। आपको पता होना चाहिए 1954 में ये प्रकाशित भी हुआ है और 1954 में इसका मंचन भी
हुआ है। 1954 में प्रकाशन हुआ और 1954 में इसका क्या हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया में मंचन हो जाता है। स्टेज पर मंचन मतलब स्टेज पर खेला गया है जामिया मिलिया इस्लामिया 1954 में, जिस सन में ये प्रकाशित हुआ है। तो अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आ रहा था। इस नाटक में 19वीं सदी मतलब है जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 के विद्रोह को जो देख चुके थे हिंदुस्तान के लोग, तो उसका वर्णन बताया गया। एक आगरा बाजार के माध्यम से तस्वीर खींचता है ये, कि आगरा बाजार ही नहीं होता, ये पूरी 1857 का विद्रोह जो होता है, लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा था, उन सब के माध्यम बन जाता है। जैसे यह एक आगरे की तस्वीर खींचता है जिसमें समाज, बाजार, संस्कृति और सोच, सलीके सब कुछ बदल रहे हैं। क्या बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बाजार बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, सोच बदल रहे हैं, सलीके बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। इसके बारे में बताया गया है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ तो उसके बाद लोगों पर क्या असर हुआ, कि उसका समाज ही बदल गया, सोसाइटी ही बदल गई, बाजार बदल गए, संस्कृति कल्चर बदल गए, सोच बदलने लगी, सब कुछ बदलने लगा 1857 के विद्रोह से। 19वीं सदी में जब अंग्रेजी हुकूमत थी। आगरा बाजार की कहानी केवल आगरा के एक दौर के बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि बाजार में बेचारे बन चुके उन हजारों लोगों की कहानी है। जितने भी बाजार है उन हजारों लोगों की कहानी है जिनके पास रहने, जीने और बेचने को बहुत कुछ नहीं है, और बाजार उनसे उतना भर भी छीनता जा रहा है। उनके पास बेचने के कुछ नहीं है, लेकिन बाजार ऐसा बन गया है कि उनसे वो भी, उन कमाने वालों से, बेचने वालों से वो भी छीन ले रहा है। हबीब तनवीर को उनके नाटकों के लिए संगीत अकेडमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान मिला है। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ऊपर बताया है, संगीत अकेडमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान इन्हें मिला है। इंपॉर्टेंट कथन है नज़ीर के बारे में, न हबीब के कथन है, हबीब तनवीर के कथन क्या हैं वो देख लेते हैं। यह हकीकत है कि उनका कलाम जिंदा जावेद है। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने रखे हुए हैं, या पूछ सकता है कि हबीब तनवीर के जो कथन है नज़ीर के बारे में वो क्या है। इन्होंने ये नाटक नज़ीर अकबराबादी को, शायर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से शायर की कहा को केंद्र में रखकर लिखा गया, तो नज़ीर अकबराबादी। यह हकीकत है कि उनका कलाम जिंदा जावेद है। नज़ीर उर्दू नज्म के बाबा आदम है। बाबा आदम कौन है, तो बाबा आदम का मतलब क्या हो गया है, एडम। बाबा आदम है, उर्दू में बाबा आदम बोलते हैं, जो इंग्लिश में एडम बोलते हैं। एडम सबसे, दुनिया में सबसे पहले उतरने वाले इंसान जो हैं वो एडम बोला जाता है, ऐसे ही बाबा आदम। तो नज़ीर उर्दू नज्म के बाबा आदम मतलब सबसे पहले इन्होंने ही किया, तो ये नज़ीर उर्दू नज्म के क्या हैं, बाबा आदम हैं। ड्रामे के अंदर कलाम नज़ीर के उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। मौजू मतलब प्रकरण, टॉपिक। मौजू मतलब टॉपिक, क्या बनाया, मौजू का मतलब हो गया यहाँ पर टॉपिक। और नज्म एक पोइम हो गई, पोएट्री जो होती है उसे ही नज्म बोल सकते हैं, कविता की तरह। नज़ीर उर्दू नज्म के बाबा आदम हैं और ड्रामे के अंदर कलाम नज़ीर के उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया है। ये सारे पॉइंट है क्या है, हबीब तनवीर के नज़ीर अकबराबादी के लिए हैं। तो चलिए हम नाटक की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब हम संपूर्ण नाटक पढ़ेंगे। आगरा बाजार, लेखक हबीब तनवीर हैं, जो आप देख सकते हैं प्रकाशन, आप देख सकते हैं अंक 1। अब अंक 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है ये अंक 1, देखिए यहीं से क्वेश्चन उठा सकता है कि इस नाटक की शुरुआत किससे होती है, तो दो फकीर से होती है। किससे, दो फकीर है, फकीर से होती है, यही प्रश्न बना सकता है। नाटक की शुरुआत किससे हो रही है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है बाबू बच्चों, आप देख सकते हैं दो फकीर है और शहर जो है आशोभ नगर की दूरदर्शा का वर्णन है। शहर कौन सा है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शहर की बात हुई है, तो आशोभ, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, शहर आशोभ। तो इसे याद कर लिए, दो फकीर शहर आशोभ नगर की दूरदशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए आते, एक नज्म गाते हुए आते हैं।
हॉल में प्रवेश करते हैं, मंच पर प्रवेश करते हैं। तो दो फकीर शहर आशोब, याद रखिए कौन सा है, शहर आशोब है। और दो फकीर और नज्म गाते हुए आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं स्टेज पर। और कफनी पहने हुए एक हाथ में कशकोल, मीस जब फकीर आ रहे हैं उनके हाथ में क्या होगा, भिक्षा पात्र होगा, जिसे कशकोल भी पूछा गया है। तो कशकोल यहाँ पर पूछ सकते हैं, कशकोल क्या है इसमें नाटक में, तो कशकोल एक भिक्षा पात्र है। और तस्बीह जपने वाली माला जो होती है, तस्बीह पकड़े हुए और दूसरे में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए हैं, लोहे के कड़े लिए हुए हाथ में क्या है, लोहे के कड़े, बैंगल्स टाइप के जो कड़े होते हैं वो। और पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हो, ताल पर कड़े बजाते हैं, और हर ताल पर क्या बजाने लगते हैं, कड़े बजाने लगते हैं। अब यहाँ पर नज्म गा रहे हैं, क्या नज्म गा रहे हैं वो देख लेते हैं, और उसके कुछ अर्थ भी यहाँ पर मैं बताती चलूंगी। बस आपको नज्म याद रखना है कि कौन सी नज्म है, फकीर जो गा रहा है, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, क्या नज्म है अब तो कुछ सुखन, सुखन मतलब वाड़ी बोलना, कविता। एक बार मैं यहाँ पर सारी चीजें बता देती चल रही हूँ। है अब तो कुछ सुखन वाड़ी बोलना कविता में, सुखन का मतलब है वाड़ी बोलना और कविता। सुखन का मेरे इख्तियार बंदे रहता है तब सोच में लैलो निहार। तो यहाँ पर सुखन का मतलब पता चल गया, इख्तियार मतलब अधिकार, जो वश में है, अधिकार में है। और तब मतलब तबीयत, स्वभाव। सोच में लैलो निहार मतलब, लैलो निहार का मतलब यहाँ पर रात दिन है। तब का मतलब तबीयत है, और इख्तियार मतलब अधिकार या वश में है, और सुखन मतलब वाड़ी है। तो यही आ रहे है, अब तो कुछ सुखन मेरे इख्तियार बंदे रहती तब सोच में लैलो निहार। बंद दरिया सुखन की फिक्र का है मौजूदार, बंद हो किस तरह न मुंह में जुबा बार बार। बंद अब आगरे की खल्क, खल्क का हो रोजगार। बंद जितने हैं आज आगरे में, कल कारखानदार सब पर पड़ी है आन, उनको रोजी को मुश्किलात, किस किस को दुख को रोइए आधार। किसको कहिए बात रोजी अब दरख्त का हिलता नहीं पात, ऐसे हवा कुछ आके हुई एक बार बंद। सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सौ खाते हैं, अब उधार बाजार में उड़े हैं, पड़ी खाक बेशुमार बैठे हैं। यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी, कतार बंद बेवारिसी, बेवारिसी से आगरा ऐसे हुआ तबाह। फूटी हवेलियां हैं, टूटी शहनपा, होता है बागवां से हर एक बाग का निभा। वह बाग किस तरह न लुटे और न उजड़े, आह जिसका ना बागवां हो, न माली न खारबंद। आशिके कहो असीर, कहो आगरे का है मुल्ला, कहो दबीर, कहो आगरे का है मुफलिस, कहो फकीर, कहो आगरे का है शायर, कहो नजीर, कहो आगरे का है। इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद। यहाँ पर ये नज्म कौन पढ़ रहा है, फकीर पढ़ रहे हैं। अब तो कुछ सुकन मेरे इख्तियार बंदे रहती है, सोच में लैलो निहार। ये आपको पूरी याद नहीं होना चाहिए, एक दो सुन लेंगे तो आपको पता चल गया। बस है अब तो कुछ सुखन, ये इस तरह से आप लिख लेंगे, और यही लैलो निहार यही पूछ लेंगे आपसे कि ये नज्म कहाँ किसकी है। तो ये पूछी हुई नज्म भी है इस नाटक की। तो नज़में जितनी भी हैं आप एक बार ज़रूर लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट, पूरी पूरी नहीं लिखना है, ऊपर की लाइनें लिख लेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा ये नज्म आई हुई है। जितनी भी नज्में, किसके बाद कौन सी नज्म आ रही है। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी बन रहे हैं कि पहले से बाद के क्रम में लगाइए कौन कौन सी नज्म या कविताएं आई हुई हैं, इस तरह से पूछेंगे तो आप उसी बेस पे लगा सकते हैं। ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये फ़कीर नज्म गा रहा है, कौन गा रहा है यही पूछ सकते हैं। ये नज्म है अब तो कुछ सुखन मेरे इख्तियार किसने गाई है, तो फ़कीर ने गाई है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। या नज्म दे के 3-4 आगे जितनी भी आएंगी वो लगा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर, आपको याद रखना है। तब मैंने बता दिया है, तबीयत स्वभाव, लैलो निहार मतलब रात दिन होना, रात दिन हम मेहनत करते हैं। खल्क मतलब जनसाधारण, जनसाधारण लोग, आम इंसान लोग। खल्क का मतलब यही हो गया। आगे जो वर्ड्स आए हैं उसमें मैं बताती जा रही हूँ। बेबारिसी मतलब बेबसी, लाचारी।
और आगे जो मतलब है इसका असीर मतलब फुनगी सिरा, जो सिरा होता है किनारा जो होता है उसे बोलते हैं खारबंद। दबीर मतलब प्रकट होना। और इसी तरह से बंद मतलब बाजार। पांच चार बंद लिखे उसने, पांच चार बंद। नजीर कहो आगरे का इस वास्ते, उसने लिखे पांच चार बंद मतलब मजार। अब यहाँ पर क्या होता है, नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं दोनों फकीर और साथ ही पर्दा बड़ी तेजी से उठता है। बाजार में अजीब बेरौनकी है। मतलब पीछे पर्दा है, पर्दे के आगे वाला हिस्सा जो रहता है ना वहां पर ये गाते हैं और फिर पर्दा उठ जाता है कि आगे क्या है, स्टेज का नजारा दिख रहा है। नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही पर्दा बड़ी तेजी से उठता है। पर्दा क्या हो रहा है, उठ रहा है। पर्दा अभी तक उठा नहीं था, नीचे गिरा हुआ था। वो सब पीछे वाले एरिए पे गा रहे थे। बाजार में अजीब बेरौनकी है, रौनक ही नहीं है वहाँ। तिल के लड्डू वाला, ककड़ी वाला और दूसरे फेरी वाले आवाज लगाते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती क्योंकि ग्राहक है ही नहीं। पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज आती है जो तबले और सारंगी पर गजल गा रही है। शायद पान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद हैं। जो पान की दुकान है ना उसके ऊपर जो कोठे हैं, वैश्यावृत्ति का जिक्र किया गया है मीन्स। तो यहाँ पर कोठे का मतलब है वैश्यालय। कोठे का मतलब क्या होगा, जहाँ वैश्यालय है। तो कोठे आबाद है। वहां पर एक औरत की सुरीली आवाज आ रही है, तबले वहां पर कोठे पर बज रहे हैं। उसमें जाने के पास लोगों के लिए पैसे हैं, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये चीज भी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ दो एक ग्राहक किताब देख रहे हैं। जहां ककड़ी वाला यहाँ आकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुंच जाते और किताब वाला अपने हिसाब किताब में लग जाता है। अब सबसे पहले लड्डू वाले के जो पात्र आता है, लड्डू वाला आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फकीर के बाद सबसे पहला पात्र कौन सा आता है, तो लड्डू वाला आता है। तो पात्रों के नाम में याद रखिए कि लड्डू वाला से बाजार का जो पर्दा उठता है तो सबसे पहले किस पात्र की शुरुआत होती है, तो लड्डू वाले की। जो फकीर के जाने के बाद पर्दा उठने पर किस पात्र की शुरुआत हो रही है, तो लड्डू वाला आता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आजकल कुछ भी कह सकते हैं। ढेले के छह छह बाबूजी, ढेले के छह छह, हमसे मंदा कोई ना बेचे। ढेले के छह बाबूजी, ढेले के छह। एक बच्चे से खा के देखो मियाँ, एक बच्चे से बोल रहा है, यहाँ पर किससे बोल रहा है, छह छह। खा के देखो मियाँ तिल के लड्डू मिश्री के समान, मीठे लोग खाओ। बच्चा मुंह फेर लेता है। तो अब ये जो लड्डू वाला है, एक बच्चा वहां पर होता है, उससे बोल रहा है। बच्चा भी बेचारा क्या कर लेता है, मुंह फेर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। ढेले का मतलब जैसे आजकल 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए चल रहे हैं। इससे पहले 1 पैसा 2 पैसा चलता था और उस समय 1 पैसे से भी नीचे ढेले चलते थे। पैसे का ही नाम है ढेला। जो ढेले, तो ढेले के छह, जैसे आज बोलते हैं 10 के 6, 10 के 6, मतलब इस तरह से बोल देंगे। 10 के 6 केले, 20 के 6 केले, 5 के 6। तो ढेले के 6 बाबू, ढेले के 6। हमसे मंदा मतलब सस्ता, मंदा मतलब हमसे सस्ता कोई नहीं बेचे। ढेले के 6 बाबूजी, ढेले के 6। एक बच्चे से कह रहा है कि तिल के लड्डू हैं मिश्री के समान, मीठे खा लो। तो ये क्या बेच रहा है लड्डू वाला, तिल के लड्डू। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसके लड्डू बेचता है और किससे वो बोल रहा है। तो लड्डू वाला तिल के लड्डू बेच रहा है और ढेले के कितने दे रहा है, 6 दे रहा है। तो बस इतना या लिखेंगे, लड्डू एल बना सकते हैं या लड्डू लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं 6, ढेले के 6, सिंपल लिखेंगे ढेले के 6 और तिल के लड्डू। लड्डू वाला किसका है, तिल के लड्डू है बस। और किससे बोल रहा है, एक बच्चे से। उसके लिए किससे बोल रहा है ये बात, एक बच्चे से। तो बस इतना ही लिखेंगे, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लड्डू वाला, ढेले के 6, तिल के लड्डू, एक बच्चे से बोल रहा है। ये चीज याद रखना है। बाबूजी ढेले के 6, बच्चा मुंह फेर लेता है। फिर तरबूज वाले की बारी आती है। अब इसके बाद कौन आता है, तरबूज वाला। तरबूज, ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी, शरबन के कटोरे, ठंडा तरबूज, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, ठंडा तरबूज। राहगीर कोई ध्यान दिए बिना
गुजर जाता है। अब यहाँ पर ये सारे तरबूज वाले बोल रहे हैं ठंडा तरबूज, ठंडा कलेजी की ठंडक, आंखों की तरी, सब चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन जो ग्राहक है, राहगीर है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जो वहाँ पर चलते फिरते राहगीर मतलब रास्ते में आने जाने वाले लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है, सब गुजर रहा है, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं है, सब लाचार हैं। और बेचने वाले भी यहाँ पर लाचार है, उनका माल बिक नहीं रहा है, तो सब लोग बोझ रहे हैं। अब बर्फ वाला, अब उसके बाद आ जाता है बर्फ बेचने वाला। वो क्या बोलता है, मलाई की बर्फ को, बर्फ को मलाई की बर्फ को, मलाई की बर्फ को, बर्फ को मलाई की बर्फ को, ये बर्फ वाला बोलता है। इसके बाद आ जाता है ककड़ी वाला। अब कौन आ रहा है, ककड़ी वाला, कुकम्बर जिसे इंग्लिश में कहते हैं ककड़ी। ताजा ककड़ियां, हा हा हा, ताजा ककड़ियां, कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार, खाकर देखिए साहब, रेशम की तरह मुलायम, गन्ने सी मीठी, खास इस कंदरे की ताजा ककड़ियां, हा हा ताजा ककड़ियां। वो बोल रहा है ककड़ी क्या है, यहाँ ताजा ककड़ियां बिक रही हैं, कुरकुरी हैं, हरी भरी हैं, दमड़ी की कितनी दे रहा है, ये 4। वहां पर पहले जैसे ढेला चल रहा था, अब दमड़ी का प्रयोग हुआ है, दमड़ी की कितनी दे रहा है, ये 4 दे रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ककड़ी वाला क्या दे रहा है कि दमड़ी की 4 ककड़ी दे रहा है। इसने बताया है किस तरह से इसकी ककड़ी की बारे में बोला है, तो रेशम की तरह मुलायम, इसकी क्वालिटीज जो गुण बताया, रेशम की तरह मुलायम है और गन्नी से मीठी है। तो ये 2 चीजें आप लिख सकते हैं, ककड़ी की तरह, दमड़ी की 4, रेशम की तरह मुलायम और गन्ने सी मीठी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ककड़ी किस तरह की थी, गन्ने की तरह मीठी थी, रेशम की तरह मुलायम थी और दमड़ी की 4 थी। अब कन मैलिया, जो कान साफ करने वाला होता है, वो आ जाता है। दांत कुरेदो, कान का मैल निकालो, एक छदाम में 2 काम, एक पंथ 2 काज, दांत का दांत कुरेदो, कान का मैल निकालो, एक छदाम में, मतलब है एक पंथ 2 काज करने की बात कर रहा है कि कान में लिया, जो कान साफ करने वाली तीली टाइप की होती है, जैसे ईयरबड टाइप की, तो वो उससे कहता है कि कान खुजा लो, कान से मैल निकाल लो, और दांत को भी साफ कर सकते, खाने के बाद हमारा लग जाता है कुछ, तो उसे भी कुरेद कर निकाल सकते हैं। तो एक छदाम में बोल रहा है। पान वाला आ जाता है अब इसके बाद नाटक में। तो पान वाला क्या बोलता, आओ बाबूजी, बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं, पान खाओ, मुंह रचाओ, इलायचियां कतर डाली हैं, इलायचियां बड़े बड़े टुकड़े लगाए हैं, बड़े बड़े। तो इलायची जो होती है एक हमारा मसाला है, इलायची वाइट वाली रहती है, वाइट और ग्रीन इलायची जो बोली जाती है, तो वो पान में डाली गई है। तो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पान वाले ने पान में क्या डाला था, तो इलायची डालती थी। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो पान वाले ने इलायची डाली है। मुंह रचाना मतलब जब पान खाते हैं मुंह रच जाता है, जैसे मेहंदी लगाने पर लाल हो जाता है, ऐसी पान खाने पर मुंह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, रच जाता है। तो बनारसियों में, तो बनारसी पान है, कौन सा है, बनारसी पान है, इलायची का टुकड़ा डाला है, ये चीज याद रखना है, पान वाला बोल रहा है। अब ककड़ी वाला लड्डू वाले से बोल रहा है, फिर तू मेरी जगह पर बैठा है। अब यहाँ पर जो जगह होती है, जैसे आप भी कहीं बाजार में आप लोग भी जाते होंगे, देखते होंगे सबकी, जब बाजार लगते हैं, जैसे शनि बाजार लग रहे हैं, शुक्र बाजार लग रहे हैं, मंगल बाजार, बुध बाजार, इतवार बाजार, सोमवार बाजार, सोम बाजार, जितने भी लगते या नॉर्मल बाजार रहते, वहाँ सबकी अपनी बैठने की जगह होती है। अगर कोई दूसरा बैठ जाता है तो वो लड़ाई लड़ते कि हमारी जगह पे क्यों बैठती है। हम हर हफ्ते जो भी बाजार लगते हैं या प्रतिदिन बाजार लगते हैं, वहाँ उनके बैठने की एक जगह रहती है। तो अब ककड़ी वाला लड्डू वाले से बोल रहा है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ककड़ी वाले लड्डू वाले से किससे बोलता है कि फिर से तू मेरी जगह पर बैठा है, तो लड्डू वाले से बोलता है। लड्डू वाला बोलता है, तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं, तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं, आवाज लगाते हुए, मंदा माल है, घंटे 2 घंटे में खत्म हुआ जाता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, अभी है 2 घड़ी बाद मिले ना मिले। अब लड्डू वाला गया, तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं,
तभी कह रहा कि मैं तेरी जगह पे बैठ गया इसलिए शायद मेरे लड्डू अभी तक बिके नहीं है। ये बात लड्डू वाला बोल रहा है, आवाज लगाता है कि मंदा माल है, घंटे 2 घंटे में खत्म हुआ जाता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका है, अभी है 2 घड़ी, बाद में मिले ना मिले। मगर अभी तक उसका माल बिका नहीं है, लेकिन फिर भी वो आवाज लगा रहा है, देखो कि मंदा माल है, मंदा मतलब सस्ता माल है, घंटे 2 घंटे में खत्म हुआ जाता है, सवेरे से कितने लड्डू बेच चुका है, 200 लड्डू बेच चुका है, ये बोल रहा है। अभी 2 घंटे बाद मिले ना मिले, लड्डू वाला कितने अपने आप को बता रहा है, 200 लड्डू बेचने की बात कर रहा है। अब ककड़ी वाला मेरी जगह पर बैठा और झूठ बोलता है। अभी क्या बोल रहा है कि मेरी जगह पर बैठा है और तू झूठ बोल रहा है कि लड्डू बेचा है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ। लड्डू वाला फिर क्या कहूँ, 10 दिन से एक लड्डू नहीं बेचा है। क्या कहते, अब तू झूठ बोल रहा था कि तूने एक लड्डू नहीं बेचा है, और अब बोल रहा है कि तू लड्डू बेच चुका है। तो यहाँ पर कहते हैं लड्डू वाला है, फिर ये थोड़ी मैं कहूँगा कि मेरा एक भी लड्डू नहीं बिका है। कोई भी जो बेचने वाला होता है, विक्रेता जो होता है, वो ये तो नहीं कहेगा, अपने माल को हमेशा अच्छा बताता है, और नहीं बिका होता फिर भी कहता कि हमारा बिक चुका है। वो इसी तरह से आवाज लगा होता है, व्यापार की बात ही ऐसी होती है। तो लड्डू वाला कहता है फिर क्या कहूँ, 10 दिन से एक लड्डू नहीं बेचा है, यह व्यापार की बात है, मेरी जान, यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं, ढेले के 6 मियाँ जी, हमसे मंदा कोई ना बेचे, बाबूजी ढेले के 6, ढेले के 6 कितने मिल रहा है, ढेले के 6 दे रहा है, कितना, ढेले के 6। जैसे ऊपर बताया था, लड्डू वाला ढेले के 6, लड्डू वाला और ककड़ी वाले की आपस में बातें होती हैं, संवाद होते हैं। ककड़ी वाला आ जाता, कहता है चल उठ मेरी जगह से। ये बात कौन कहता है, चल उठ मेरी जगह से, तो ककड़ी वाला लड्डू वाले से बोलता है। लड्डू वाला बोलता है अबे जा। ककड़ी वाला अबे अकड़ता काहे को है। ककड़ी वाला क्या बोलता है, अबे अकड़ता काहे को है। अब कहता है ना, लड़ाई होती है आपस में कि अकड़ क्यों रहा है, अभी अकड़ता काहे को है। लड्डू वाला बोलता है फिर, अब तू जास्ती जबान तो चला नहीं, नाक की फुनग में दम कर दिया, अम्मा बाबा करके मर गए और हम आफत में फंस गए। जास्ती मतलब ज्यादा जबान तो चला मत, लड्डू वाला कह रहा है। अब तूने नाक की जो फुनगी जो सिरा होता है उसमें दम कर दिया है, मतलब ऐसा कर दिया, नाक में दम कर दिया है, अम्मा बाबा करके तुझे मर गए और हम आफत में फंस गए। अब ये बात किससे कह रहा है कि तेरे अम्मा बाबा माँ बाप जो है तुझे पैदा करके यहाँ पर धरती पर छोड़कर और हमें आफत में फंसा गए। मीन्स लड्डू वाला ये ककड़ी वाले से बोल रहा है कि हमसे तू लड़ाई लड़ने आ गया, तेरे माँ बाप हम पे आफत यहाँ पर पैदा करके छोड़ गए हैं। ये लड्डू वाला ककड़ी वाले से बोल रहा है। यहाँ ककड़ी वाला बोलता है अबे खाचिया क्यों खून औटाता है, अबे बाज आ जा, अबे खाचिया तो मतलब है जैसे कि अभी मतलब किसी को बोलते हैं क्यों बोल रहा है, तो खाचिया वहां पर एक लकब हो गया बोलने के लिए। अबे खाचिया क्यों खून औटाता है, क्यों खून औटाता मतलब खोलता है, क्यों खून को गर्म करता है, औटाता मतलब क्यों खून गर्म करता है मेरा। अबे बाज आजा, प्लीज बाज आजा, बांध जा, ज्यादा बकबक मत कर। ये बात यहाँ बोली जा रही है। लड्डू वाला बोलता है, यहाँ पर सारी बात किससे हो रही है, लड्डू वाला और ककड़ी वाले की आपस में संवाद हो रहे हैं। लड्डू वाला अबे कालिए तू किधर से नामुदार हो गया, हट जा यहाँ से, देखता नहीं काली चीजों को देख के का हक बितक जाता है। तो लड्डू वाला बोलता है उसे, एक यहाँ पर व्यंग्य करता है उसके कलर को लेकर, रंग को लेकर कि अबे कालिए तू किधर नामुदार, यहाँ पर नामुदार का मतलब प्रकट हो गया, यहाँ कैसे तू प्रकट हो गया, हट जा यहाँ से मतलब हट जा यहाँ से, एकदम धक्का देखता है, देखता नहीं, या काली चीज को देख के ग्राहक आता नहीं, बिदक जाता है, काले इंसान को देखकर ग्राहक आएगा नहीं, बिदक जाएगा, चला जाएगा। लड्डू वाला किससे बोल रहा है, ककड़ी वाले से बोल रहा है। अब यहाँ पर ककड़ी वाला बोलेगा मखरेज, मखरेज का मतलब होता है मजाक करना, मजाक, मखरेज करता है, मजाक करता है, खुदा की कसम ये अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा, मीन्स मजाक करता होगा अपने बाप से भी। आवाज लगाते हुए कहता है दमड़ी की चार, दमड़ी की चार, रेशम की तरह मुलायम, गन्नी की सी मीठी, खास सिकंदरे की दमड़ी की चार, ताजा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताजा ककड़ियाँ। ये सारी ककड़ी वाला आवाज लगा रहा है। तो ककड़ी वाला और लड्डू वाले की यहाँ पर वार्तालाप होती है।
फिर बाजार का दृश्य यहीं पर ही दिखाया जा रहा है। कुछ लोग प्रवेश करते हैं, ककड़ी वाला आवाज लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदा लिए हुए आता है और अपनी तमाशे से अजब रंग जमा देता है। फेरी वाले, बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आ जाते। अब जैसे मदारी वाला आता है ना, पहले भी जिस समय लिखा जाए उस समय मदारी वाले बहुत आते, आजकल तो देखने को मिलते नहीं है। तो डुगडुगी बजाते हुए थे, डमरू टाइप का डम 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 करके एकदम बजा रहे होते थे। और क्या करते थे, एकदम वो जो उनके पास भालू होते थे, रीछ होते थे और बंदर होते थे, लंगूर जिसे बोलते, उनसे डांस करवाते थे। लोग उन्हें देखते थे, फिर उन्हें पैसा जो देना होता था वो देते थे। तो जैसे ही आता था बाजार में थम सा जाता है, आवाजें फेरी वालों की, बच्चों की, सब इकट्ठा हो गए हैं वहां उनके मदारी के देखने के लिए। अब मदारी वाला बोलता क्या है, तो इस दृश्य में दिखाया गया मदारी वाला जो आया है वो बोल रहा है, बंदर नचाते हुए बोल रहा है। मदारी किसको नचा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मदारी ने किसे नचाया है, बंदर को, रीछ को नहीं नचाया, बंदर को नचाया है। बंदर को नचाते हुए बोलते हैं, हाँ जरा नाच दिखा दो नाच, आगे सहारे में नाच दिखा दो, बच्चा लोग एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा जरा बताओ तो होली में मृदंग किसे कैसे बजाओगे। बंदर मृदंग बजाता है। जैसे पूछता है कि होली में मृदंग कैसे बजता है, तो बंदर मृदंग बजाता है। और पतंग कैसे उड़ाओगे, बंदर नकल करता है। और बरसात आ गई तो बंदर फिसल पड़ता है। अब जैसे कहता है, अगर ये सारी चीजें बताता है कि बरसात आ गई तो बंदर फिसल पड़ता, फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह। और अगर ठंडी लगी तो क्या करोगे, बंदर से सारी बातें हो रही। बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है। और बुढ़ा हो गया तो बंदर लाठी लेकर चलता है। और मर गया बंदर लेट जाता है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान, हिंदू को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटा। बंदर मदारी को एक लाठी मारता, और तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा अहमदाबाद अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था, तो यहाँ अहमदाबाद का जो अब्दाली है दिल्ली पर कैसे झपटा था। बंदर लाठी मारता है, हाय 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 तुम तो सारे हिंदुस्तान को रौंद डालोगे, बड़े मियाँ बस करो और सूरजमल जाओ। आगरे शहर पर कैसे झपटा था, जो सूरजमल जाट जो था आगरा शहर पर कैसे झपटा था। वही नकल, ओहो ओहो मर गया, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा बताओ फिरंगी हिंदुस्तानी में कैसे आया था। बंदर भीख मांगने की नकल करता है। और प्लासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था। बंदर लाठी से बंदूक चलाता और पैर कर फैर कर दिया था। बंदूक चलाते हुए फैर कर दिया, जैसे फैर कर देते हैं ना बंदूक चलाते हुए। ओहो बंगाल में क्या हुआ था, बंदर पेट बजाता और कमजोरी का अभिनय करता है। अकाल पड़ गया था, बंदर लौट जाता है। लोग बाग भूख से मर गया था और हमारा कैसा हालत है, बंदर फिर पेट बजाता है। और कल हमारा कैसा हालत हो जाएगा, बंदर गिर जाता है। फिर हमारे को क्या करना चाहिए। बंदर लोगों के पास जाता, पैरों के साथ रख कर लेट जाता, सलाम करो, बंदर सलाम करता है, लोग खिसकने लगते हैं। तो ये सारे चीजें दिखाते हैं यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर उन्हें भी फिर ये सारा नाटक हो जाता है और बंदर चले जाते हैं। यहाँ पर व्यंग्य किया गया, किस किस चीज के बारे में जिक्र किया है मदारी ने, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है। तो कौन, एक तो कहता है होली का मृदंग, होली में मृदंग। तो मदारी जब आता है ना बंदर से नाच नचवाने के लिए कहता है, तो वो किसकी बात करता है, होली में मृदंग की बात करता है। और पतंग की बात करता है, पतंग उड़ाने की बात करता है, बरसात की बात करता है, ठंड की बात करता है, बुढ़ा होने की बात करता है, राम की बात करता है, कुरान की बात करता है, कुरान की कसम और राम की कसम की बात करता है। ये ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हैं, बस इतना ही छोटा छोटा। और चीज, और नादिर शाह की बात करता है। नादिर शाह दिल्ली, दिल्ली जगह का नाम आया ना, नादिर शाह दिल्ली
की बात करता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर कैसे झपटा था, इसकी बात कर रहा है ना, तो नादिर शाह दिल्ली। और अहमदाबाद, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर, अहमद शाह अब्दाली वो भी दिल्ली। डी डी अहमद शाह और एन टी लिख सकते, नादिर शाह, अहमद शाह। और हिंदुस्तान का नाम लेता है, भारत को क्या नाम बोलता है, हिंदुस्तान बोलता है, ठीक है। और सूरजमल जाट की बात करता है, सूरजमल जाट आगरे शहर की बात करता है। ये चीज़ें वर्ड आपको लिखना पड़ेंगे, तभी आपको पूछ सकते हैं नेट की तैयारी के लिए। सूरजमल जाट शहर की बात करता है। और इसी तरह से फिरंगी, जो हमारे फिरंगी किसे बोलता है, ये सब पूछ सकते हैं कि फिरंगी जो हमारा मदारी जो है, फिरंगी किस को बोलता है, तो जो हमारे फिरंगी लोग जो हैं अंग्रेज़ों को बोलता है। तो कहता है फिरंगी लोग हिंदुस्तान में कैसे आए थे, भारत में कैसे आए थे, भीख मांगते हुए, तो भीख मांगने के अंदाज में आए थे, ये बात करता है। और प्लासी की लड़ाई की बात करता है, प्लासी में की लड़ाई लाट साहब की बात करता है, ठीक है, ये याद रखना है। लाट साहब ने बंदूक चलाई थी, क्या चलाई थी, बंदूक, लाठी से बंदूक चलाता है, अपनी लाठी से तो बंदूक चलाई थी, बंदूक की बात करता है। और बंगाल की बात करता है, बंगाल में जो करता है अकाल पड़ने की, बंगाल में अकाल पड़ गया था, लोग बाग भूख से मर गए थे, तो अकाल पड़ गया था। इस ऐसे ही बस इतना याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें बात करते हैं। अब ककड़ी वाला, और फिर ककड़ी वाले की आवाज आती है, इस कंदरे की ककड़ी दमड़ी की चाक, कंदरे, वो अपने आप को ककड़ी वाला क्या बोल रहा है, अपने आप को कंदरा बोल रहा है। जो सब्जी बेचते हैं वो कंदरे अपने आप को बोलते हैं, तो कंदरे, कंदरे की ककड़ी दमड़ी की चार, दमड़ी की चार। लड्डू वाला आता है, बाबूजी ढेले की छे, ढेले की छे। तरबूज वाला, गर्मियों की जान तरबूज, ठंडा तरबूज। मदारी, सलाम करो, मतलब मदारी क्या कहता है, सलाम करो। अब बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। ककड़ी वाला आता है, उसी आदमी से कहता है, ताजा ककड़ियां, हाँ हाँ ताजा ककड़ियां खा के देखिए, हरी भरी कुरकुरी रेशम की तरह मुलायम, गन्नी से मीठी। आदमी चला जाता है, मदारी गुस्से में झपटता और ककड़ी वाले के हाथ में टोकरा छीनकर फेंक देता। ककड़ियां सड़क पर बिखर जाती। अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ककड़ी वाले की ककड़ियां किसने फेंकी थी, तो मदारी ने गुस्से में फेंकी थी, मदारी ने गुस्से में ककड़ियां फेंकी थी, यही पूछ सकता है मदारी ने। मदारी बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, हम एक लकड़ी देगा तो ककड़ी बकड़ी सब भूल जाएगा। ये कौन बोल रहा है, मदारी बोल रहा है। ककड़ी, बंदर कहीं का, मदारी। अब ककड़ी वाला क्या कहते हैं, बंदर कहीं का, अब उसे क्या बोल देता है, मदारी को बंदर कहीं का। अब मदारी कहते, अभी तो बंदर बनाकर रख दूंगा, साला आया है ककड़ी बेचने, ककड़ी दिखा के हमारा सब आदमी भगा दिया। लड्डू वाला मदारी की तरफ बढ़कर, अरे क्या बात है, काहे को लड़ रहे हो। तरबूज वाला, मारो साले इस मदारी के बच्चे को। मदारी, हमारे सब आदमी भगा दिया, मतलब हमने जो सारे आदमी को इकट्ठा किया था सबको भगा दिया इसने, जो ककड़ी बीच में ले आया। ककड़ी वाला बोल रहा है, मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था। मदारी, अब सब यहाँ पर गुस्से में है क्योंकि किसी का कोई माल नहीं बिक रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, मदारी को पैसा नहीं मिल रहा है, ककड़ी वाले की ककड़ी नहीं मिल रही, तरबूज वाले का तरबूज नहीं बिक रहा, लड्डू वाले का लड्डू नहीं बिक रहा, ये सारी चीजें हो रही। मदारी, ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बचा था ककड़ी बेचने के लिए। लड्डू वाला बोलता है, क्यों तू खुद ही अपनी कमाई से ठीकरे में छेद करने पर तुला हुआ है, तेरा आदमी भला वह क्या भागाएगा, जानता नहीं आजकल पैसे के नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। रफू चक्कर मतलब भाग जाते हैं, क्योंकि किसी के पास आजकल पैसा नहीं है, किसी के पास काम धाम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं, रोज को चीज़ें खरीदेंगे नहीं, तो हमारे जो हम लोग हैं तो हमारी चीज़ें बिकेंगी नहीं। तरबूज वाला बोलता है, भगवान झूठ न बुलवाए भैया, 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा है हमने। मदारी बोलता है, अभी वह आदमी हमको पैसा दे रहा था, इसने बीच में अपनी ककड़ी कुचेड़ दी। लड्डू वाला बोलता है, अच्छा बस जाओ, अपना रास्ता लूं।
फिर मदारी आ जाता है और मदारी बोलता है रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या, मतलब मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। अब वो अकड़ जाता है, तुम्हारे बाप का रास्ता है क्या। लड्डू वाला बोलता है अबे मुंह संभाल के बात कर, समझा या नहीं समझा। तो ये लड्डू वाला बोल रहा है कि अबे मुंह संभाल के बात करना। तो ये दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, मदारी और लड्डू वाले में। मदारी बोलता है बड़ा लाट साहब आया है। तरबूज वाला क्या बोलता है, मार साले को। अब यहाँ पर जो बाजार का दृश्य दिख रहा है वहां पर आपस में सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तरबूज वाले बोलता है मार साले को। ककड़ी वाला दाएं कोने में, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, इसका बंदर देखने के लिए पैसा देंगे, मतलब लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं हो, इसका जो बंदर है उसको देखने के लिए पैसे देंगे, ये ककड़ी वाला बोल रहा है। लड्डू वाला बच्चू खाल खींच कर रख दूंगा, क्या समझता है। तो खाल खींच कर रखने का मतलब है यहाँ पर मारने की बात कर रहा है कि मैं पिटाई कर दूंगा। तरबूज वाला चल निकल यहाँ से। यहाँ पर आपस में सबकी क्या हो रही है, अब लड़ाई हो रही है बाजार में, क्योंकि किसी का कोई माल नहीं बिक रहा है। तरबूज वाला क्या कहता है, चल यहाँ निकल यहाँ से। मदारी वाला आता है बाएं कोने से, वारे आगरा क्या औंधा शहर है, चला जाता है। अब यहाँ पर मदारी जो है चला जाता है, कैसा औंधा शहर है, और चला जाता है। ककड़ी वाला हरामी पिल्ला, फकीर आते हैं। अब यहाँ पर ककड़ी वाला कहता है हरामी पिल्ला, अब फकीर आ जाते हैं। अब फकीर यहाँ पर आते हैं, अब फकीर क्या करते हैं वो देख लेते हैं। पूछा किसी ने या किसी कामिल फकीर से, यह मोरो माज हक ने बनाए हैं काहे के, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते बाबा, हमें तो ये नजर आती है रोटियां, रोटी में पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले के सैर ख्वाहिशे बागी चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाता है रोटियां, कपड़े किसी के लात हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब किश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सच ये दिखाते हैं रोटियां, अल्लाह भी याद दिलाती हैं रोटियां। तो रोटियों के ऊपर ये नज्म गाते हुए फकीर आते हैं। एक फकीर सबसे पहले आता है वो वाली नज्म, और ये नज्म आपको याद होना चाहिए कि पूछा किसी ने या किसी कामिल, मतलब पूरे पहुंचे हुए इंसान, कामिल जैसी पीएचडी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो कामिल इंसान क्या हो जाते हैं, पीएचडी हासिल किसी चीज में हासिल कर लेना। पूछा किसी ने या किसी कामिल फकीर से, यह महरो माह मतलब सूरज चांद, महरो का मतलब सूरज और माह मतलब चांद, महरो माह हक ने बनाए हैं काहे के, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते बाबा, हम तो ये नजर आती हैं रोटियां। तो रोटियों वाली जो लाइन आए इससे ही आप समझ जाएंगे कि ये किसकी है, फकीर की नज़्म है। रोटियां, रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, भैले की सैर ख्वाहिशे बागी चमन इच्छा न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा लगन न हो, सच कहा किसी ने भूखे भजन न हो, अल्लाह भी याद दिलाती हैं रोटियां, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब किश्फ मतलब विचार और कमान है रोटी के वास्ते, जितने रूप सच ये दिखाती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। फकीर चले जाते हैं। रेवड़ी वाला आता है। अब यहाँ पर कौन आता है, रेवड़ी वाला आता है। गुलाबी रेवड़ियां मेरी रेवड़ियां हैं, तर बाबू तेले लेते जाना घर, खाना चार या मिलकर गुलाबी रेवड़ियां। तो रेवड़ी वाली कैसी बोल रहा है, रेवड़ियां को कैसी बोलता है, गुलाबी रंग की रेवड़ियां बोल रहा है। कनमैलिया जो कान वो है, एक छदाम में दो काम, दाद का दाम कुरेदो, दाम का एक छदाम में दो काम, एक छदाम में एक काम में दो काम बोलते हैं ना,
दांत का दांत कुरेदो, कान का मैल निकालो एक छदाम में। तरबूज वाला, तरबूज ठंडा मीठा। लड्डू वाला बोलता है बाबूजी ढेले के छे, ढेले के छे। बर्फ वाला बोलता है मलाई की बर्फ लो, बर्फ की बर्फ खाओ। चने वाला आ जाता। अब इसके बाद कहाँ था, चने वाले की बात सुन लो, बहुत यही से क्वेश्चन बन भी सकता है। चने वाला, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना। जोर गरम, आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चना यह सस्ता खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता। लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल को का सीधा रास्ता। आकर खावे चने ये खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता चना। चना जोर गरम। अब चना जोर गरम बोल रहा है, चना वाला क्या बोल रहा है, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चना ये सस्ता खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता। लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता। आकर खावे चना ये खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता चना जोर गरम। ये सारी बात चने वाला बोल रहा है और अपना चना बेचने की कोशिश कर रहा है। ककड़ी वाला बोल रहा है, अरे वारे मेरे यार क्या सूजी है, क्या तुमने नज्म गाई है। चने वाले बोल रहा है। लड्डू वाला, अबे काली क्या सूजी। ककड़ी, बिल्कुल नई बात। लड्डू वाला, अब मतलब सूजी है। ककड़ी वाला लड्डू वाले से बोला, वाह अरे वाह रे मेरे यार क्या सूजी है, मुझे एक बात सूझ गई है, मुझे एक थॉट आया। सूजी मतलब एक थॉट आया। लड्डू वाला बोलता है उसे, अबे काली क्या तुझे सूझी है। कालिया किसे बोलता है, वो ककड़ी वाले को लड्डू वाला बोल रहा है। बिल्कुल नई बात सूझी है लड्डू वाला। आत्महत्या की तो नहीं सूझी, तुझे आत्महत्या का विचार तो नहीं आ गया। लड्डू वाला ये बात बोला। ककड़ी वाला बोलता है, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। जो ज्ञानी है उसके लिए संसार में दुनिया में बहुत से रास्ते मिल जाते हैं। ककड़ी वाला ये बात बोल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आत्महत्या तो कौन करता है, मूर्ख लोग कहते हैं। ज्ञानी जो ज्ञानवान लोग हैं उनके लिए संसार में, जो कर्मवान है, कर्म करना जानते हैं, काम करना जानते हैं, उनके लिए संसार में बहुत से रास्ते मिल जाते हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपने लिए, आपके रास्ते बहुत हैं। आप अपनी मेहनत करते रहिए, नेट जेआरएफ आपका जरूर हो जाएगा। इसी तरह से तरबूज वाला, कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे, हम भी तो सुने। ककड़ी वाले, जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। ककड़ी वाला कहता है जो सोच नहीं सकता वह इस बात को समझ भी नहीं सकता। लड्डू वाला, जोर लगा के देखेंगे, हम भी जोर लगा के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ककड़ी वाला, अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ी। तरबूज वाला, बंदर नचाने वाले हो क्या भैया, अब क्या तुम बंदर नचाओगे ककड़ी बेचते के साथ। लड्डू वाला, बंदर नचाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, खुद नाच नचाकर ककड़ी बेचेगा। लड्डू वाला बोलेगा। तरबूज, क्या बात है, हमको बता दोगे तो जात में फर्क आ जाएगा क्या भैया। ककड़ी वाला, व्यापार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसा, अगर हम व्यापार की बातें सारी बता देंगे तो कैसे पैसा कमा देंगे, ये बात अंदर की है, मैं नहीं बताऊंगा। लड्डू वाला, बड़ा 30 मार खा बनता है। तो लड्डू वाला बोलता है किसे, 30 मार खा, ककड़ी वाले को। बताता क्यों नहीं, क्या बात है। ककड़ी वाले के हाथ पकड़ लेता है। तो ये बात 30 मार खा किसे बोलता है, ककड़ी वाले को बोल रहा है कि अब 30 मार खा बन रहा है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है लड्डू वाला। 30 मार खा किसे बोलता है, ककड़ी वाले को बोलता है। ककड़ी वाला, नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो, जो करना है कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। लड्डू वाला, अबे काली कहीं तेरी गुद्दी ना नाप दूं, तेरी गुद्दी ना नाप दूं, इस तरह से ये बात बोलता है। ककड़ी वाला, गुद्दी क्यों नापेगा तू, कहीं मैं तेरी थुतनी ना रगड़ दूं, थुतनी मतलब मुंह ना रगड़ दूं। लड्डू वाला, अबे जबान संभाल कर बात कर, कदी कभी, कदी का मतलब कभी, आगरे की बोलचाल किसी घमंड में हो, बड़ा आया अफलातून का साला, अच्छा जंग छोड़ो, बात क्या है वो बताओ। ककड़ी वाला, आज हमको यह देखना है कि तेरी हेकड़ी चलती है मेरी, बड़ा सिकंदरे आजम बनकर आया है तू, बड़ा सिकंदरे आजम बनकर। तो सिकंदरे आजम बनकर यहाँ पर पूछा जाएगा कि बड़ा सिकंदरे आजम बनकर आया है किसे बोलता है, लड्डू वाले को बोलता है। लड्डू वाला, मरने निकलने मरने निकलने कफन का टोटा, अबे क्यों हत्या देता फिर रहा है, दो घूंसे ऐसे लगाऊंगे अभी तेरी लड्डू बन जाएगा, लड्डू बना दूंगा तू। तो ये लड्डू वाला बोला, काका अबे मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी ना घोट दूं। लड्डू वाला, पाव भर की हड्डियां पीस के धर दूंगा, तेरी जो पाव भर की जो हड्डियां हैं उसे पीस कर रख दूंगा, धर दूंगा मतलब रख दूंगा।
तो लड्डू वाला बोल रहा है, ककड़ी वाला अच्छा तो आज तुझे भी कसम है, ये मेरी हड्डियां पीस के धर देगा। लड्डू वाला ऐसा दूंगा मुंह फिर जाएगा, ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरा मुंह यहाँ से वहां हो जाएगा। ककड़ी वाला अबे एक गुद्दा मारूंगा, गुर्दा गुरबाबाद मीस तबाह मीस आगरे की बोलचाल। गुरबाबाद क्या है? तबाह। तबाह एक गुर्दा गुद्दा मारूंगा गुरबाबाद हो जाए कर दूंगा। आगरे की बोलचाल में गुरबाबाद बोलते तबाह को। मुंह गुद्दी में जा लगेगा, जबान कट कर गिर जाएगी, कदी किसी ख्याल में हो, कदी मतलब कभी किसी ख्याल में हो तो एक गुद्दा मारूंगा, एक मुक्का मारूंगा। तो लड्डू वाला अबे काली है तू अपनी बत्तीसी संभाल, तू अपनी बत्तीसी संभाल। जो बत्तीसी है दांत दिखा रहा है, 32 के 32 दांत, उसे संभाल ले। तरबूज वाला अरे यह क्या कर रहे हो भैया। लड्डू वाला माश उड़द के आटे की तरह अकड़े जा रहा है। मीस माश मतलब माश के आटे की तरह अकड़े जा रहा है। माश किसे बोल रहा है? उड़द। उड़द एक दाल होती है, उसके आटे की बात कर रहा है। उड़द के आटे की तरह अकड़े जा रहा है। ककड़ी वाला अबे मैं अकड़ रहा हूं या तू? तरबूज अच्छा यह दंगा बंद करो भैया। लड्डू वाला अबे 4 उठा के ले जाएंगे, 4 अगर मार दिया तो अभी 4 उठा के मीस इसकी अर्थी को ले जाएंगे। तरबूज वाला अच्छा जाओ अब गुस्सा थूक दो। ककड़ी वाला तुम चुप रहो जी, समझे? लड्डू वाला बोलता है तुम बीच में टांग मत उड़ाओ, मैं निपट लूंगा आज इस कालिए के बच्चे से। तरबूज वाला बोलता है फिर अभी हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज्यादा खा लेता और क्या। लड्डू वाला चुप। तरबूज वाला तुम समझते हो जरा आवाज उठाकर हर किसी को दबा लोगे। लड्डू वाला चुप रहता है कि तुझे भी दूं एक। तरबूज वाला अजब हवन्नक बीस बुद्धू बौड़ा मैं बुद्धू है। हवन्नक मतलब अजब हवन्नक है। हवन्नक मतलब बुद्धू या बौड़ा में। अबे क्या समझता है अपने आप को? लड्डू वाला तेरा बाप। तरबूज वाला क्या कहा? फिर कहूं? तरबूज वाला अबे टांग पर टांग रखकर तेरी फांके तराश दूंगा। मीन्स तेरी टांग में से फांके का मतलब 2 पार्ट कर दूंगा, तेरे टांग से टांग पूरा चीर दूंगा, 2 पार्ट कर दूंगा तेरी बॉडी के, तराश दूंगा। लड्डू वाला बेटा कच्चे को चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा। कतले 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 मतलब कतले कतले मतलब पीस पीस तेरे कर दूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। बर्फ वाला अबे चुप हो, कान खा लिए, जबान है कि दर्जी की कैंची की तरह चलती है कि तुम्हारी जबान है जैसे दर्जी की कैंची कपड़ा काटती है वैसी चल रही है। लड्डू वाला अबे तेरी भी शामत आई है, अच्छा तू भी आ मैदान में, इस कालिए के साथ तुझे भी धोबी पाट पर ना दे मारा तो मेरा नाम नहीं। जैसे धोबी कपड़े धोता है अपने पाट पर कपड़े मार मार कर, ऐसे ही तुझे भी मैं मारूंगा। ये लड्डू वाला बोल रहा है। रेवड़ी वाला अबे क्यों तुम लोगों ने खाल ने पलटा खाया है, चुप चुपके हो जाओ। मतलब खाल ने क्यों पलटा खा लिया, तुम चुप चुप हो जाओ। ककड़ी वाला अबे पैतरे की बात हमसे ना करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन के तालीम के हैं। तो ककड़ी वाला कौन सी तालीम का बता रहा है अपने आप को? हाजी शरीफुद्दीन। ये लिख लीजिए, ककड़ी वाला अपने आप को हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के बारे का बताता है। ऐसी चपत दूंगा अभी उलंचू हो जाएगा। कसम है कलावड्डू आगरे की बोलचाल का एक निरर्थक शब्द है। कसम है कलावड्डू। लड्डू वाला अबे शरीफुद्दीन किस चिड़िया का नाम है? बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का। अब कहता है किस चिड़िया का नाम है? शरीफुद्दीन। ककड़ी वाला अब ज्यादा मत बोल नहीं तो समझ ले मेरी आंखों में भी खून सवार है। खून मीन्स गुस्सा सवार है। लड्डू अबे मलियामेट कर दूंगा, अब चौधरी बना फिरता है, मलियामेट मिटा दूंगा बिल्कुल। ककड़ी वाला अबे देख तो अब यहाँ पर गुत्थम गुत्था हो जाती है, लड़ाई स्टार्ट होने लगती है। सब अपने अपने खोमचे में अपने अपने खोमचे छोड़कर जो उनकी जगह है जहाँ पर वो बैठते छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका मौका अच्छा देकर कुछ उचक्के और जो कुछ लोग होते हैं बाजार के लड़के जो होते हैं, लेवड़ियाँ ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते। इसका झगड़ा और बढ़ता है। लोग अपनी दुकानें छोड़कर लड़ाई देखने लगते हैं, और तो कुछ लोग उसमें से क्या होते हैं, उनकी दुकानों में से सारी चीजें उठा उठा के भागने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, लूटने लगते हैं। कुम्हार के 1-2 बर्तन टूट जाते हैं, लोग अपनी अपनी दुकान बंद कर लेते हैं, फकीर गाते हुए अंदर आते हैं। फकीर गाते हुए अंदर आ जाते हैं। अब फकीर क्या गाते हुए, जो फकीर की जितनी भी पंक्तियां आ रही हैं एक के बाद एक, वो स्टार्टिंग की जरूर लिखिएगा क्योंकि यही लगाने के लिए आ जाती हैं कि कौन सी कविताएं इन्होंने गाई हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। फकीर बोलता है यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी।
मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है, आन पर देता है वह अपनी जान, एक एक नान पर हर आन टूट पड़ता है। रोटी के ख्वान पर जिस तरह कुत्ते लड़ते, ख्वान का मतलब है थाल, रोटी की ख्वान पर जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं, एक उस खान पर वैसा ही मुफलिसी की लड़ाती है। उस्तखान मतलब हड्डी। मुफलिसी ये दुख वह जाने किस पे की आती है मुफलिसी, जो अहले फजल मतलब प्रतिष्ठित लोग जो रहते हैं। अहले फजल आलिमो फाजिल कहते हैं। आलिमो फाजिल मतलब है, आलिम होते हैं विद्वान टाइप के, फाजिल जैसे धुरंधर। आलिमो फाजिल मतलब धुरंधर विद्वान जो होते हैं। कहते हैं मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनको तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। कैसी है आदमी हो पर इफलास के तुफैल, कोई गधा कहे उसे ठहरावे, कोई बैल कपड़े फटे तमाम। तो इस तरह से ये वाली मुफलिसी वाली आ जाए तो लाइन, तो आप समझ जाइए कि ये पंक्ति किससे होगी, ये फ़कीर गा रहा है। तो ये मुफलिसी वाली लाइन आएगी तो फ़कीर बोला है, तो मुफलिसी का मतलब ही यहाँ पर गरीबी से है। किससे है? क्योंकि इस समय गरीबी है, सब लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई सामान नहीं खरीद रहा है, और जो व्यापारी लोग हैं उनका सामान नहीं बिक रहा है, यहाँ पर ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है, तो सब लोग परेशान हैं। तो मुफलिसी सबके अंदर गरीबी नज़र आ रही है। और फ़कीर चले जाते हैं। फ़कीर क्या होते हैं? चले जाते हैं यहाँ से। अब फिर बर्तन वाला की बात आती है। अब इसके बाद क्या आता है? बर्तन वाला आता है। ऐसे लड़े कि खूब लड़े, अभी मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा था। एक तो मंदा बाजार, मंदा मतलब सस्ता बाजार, ऊपर से यह टोटा मतलब है मेरे बर्तन ही टूट गए, मेरी 2 ठेलियां फोड़ दी सालों ने। ऐसी बाजार में लड़ाई हुई कि मेरी जो ठेलियां थी, ठेली जो लगाते हैं उन पे उसके बर्तन वाले के बर्तन रखे हुए थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो फोड़ देती थी। उसमें एक तो मंदा है, सस्ता है, ऊपर से उसका नुकसान हो जाता है बर्तन वाले का। ककड़ी वाला बोलता है फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास। यहाँ तो अब यहाँ पर ककड़ी वाला गए, फिर भी तुम्हारे पास 50 और होंगी, और यहाँ तो यार खां की दीवाला निकल गया। कल बारिश में ककड़ियां बर्बाद हो गई और आज 4 आने का उधार माल लेकर आया था, जिसमें से आधा साफ हो गया, लोग लूट के ले गए। तो ये ककड़ी वाला बोल रहा है। लड्डू वाला बोलता है अभी कालिए तूने ही झगड़ा शुरू किया था, अब चुपका बैठा रहेगा। मतलब लड्डू वाला क्या, तूने ही झगड़ा शुरू करा था, अब तू चुपका हुआ बैठा है। तरबूज वाला बस अब फिर से छेड़खानी मत निकालो, नहीं तो तुम्हारे पास एक लड्डू नहीं बचेगा और ना मेरे पास एक तरबूज बचेगा, क्योंकि अब दोबारा से लड़ाई हुई थी, ना तुम्हारे पास एक भी लड्डू बचेगा ना मेरा तरबूज, सारे लोग फिर से उड़ा के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे लड़ाई होते ही। ककड़ी वाला एक शोहदे को गुजरता देखकर, एक शोहदा मतलब वहां से राहगीर गुजर रहा था। मियाँ शोहदा, क्या है मियाँ? ककड़ी वाला, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। शोहदा कहता है फरमाइए। ककड़ी वाला, क्या आप शायरी करते हैं? शोहदा, अभी तक तो तौफीक सामर्थ्य नहीं हुई है, मगर आपका मतलब? शोहदा मतलब शायरी करने वाला भी बोल सकते हैं, वो राहगीर है तो उसे शोहदा समझ रहा है राहगीर को ये ककड़ी वाला। ककड़ी यूं ही शोधा, अजब पागलों से सवा सबका सबका पड़ता है, चला जाता है। शायर हमजोली के साथ आता है, एक शायर आता है अपनी हमजोली में, ग्रुप, हमजोली मतलब ग्रुप के साथ आता है शायर। रुक कर कहते हैं और क्या खूब कहते हो, ना मिले मीर अब को अमीरों से तू, हुए है फकीर उनकी दौलत से हम। तो ये शायर बोल रहा है, शायर आ रहा है। हमजोली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ककड़ी वाला पास आकर, सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ, वाह क्या कहते हैं मियाँ, मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। शायर, नहीं चाहिए भाई। ककड़ी वाला, जी नहीं, मुझे कुछ और कहना है, मगर जरा आप मेरे पास एक तरफ आ जाइए। शायर, अमा क्या बात है? ककड़ी वाला, सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा अगर मेरी ककड़ियों पर आप। माफ कीजिए, मुझे एक बात सूझी है, सुबह से शाम तक
फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए ढेले की बिक्री नहीं हुई, ढेले एक पैसे की भी बिक्री नहीं हुई है। शायर, मैंने अर्ज किया मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। अब ककड़ी वाले यहाँ पर शायर को लग रहा है कि वो उससे ककड़ी खरीदने के लिए बोल रहा है, तो लेकिन वो बोलना कुछ और चाह रहा है। या ककड़ी वाला, वो देखते हैं क्या बोलना चाहता है। ककड़ी वाला, मैं अब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ही, मुफ्त, फोकट का मतलब मुफ्त में ही ले जाइए, फ्री में ही ले जाइए। शायर, दिख दिख कर रखा है। अम्मा तुम क्या कहना चाहते हो? मियाँ मीस आप क्या कहना चाहते हो? कहते क्यों नहीं? ककड़ी वाला, मैंने सोचा है कि गा कर ककड़ियाँ बेचूंगा तो खूब बिकेगी। शायर, बहुत खूब, मुबारक हो, गा कर बेचिए। ककड़ी वाला, अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख दे तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। शायर कहा लगाता है, मिस हंसने लगता है। शायर, अरे भाई, हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दूं तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा। तो कहते किसी उस्ताद जो है, हम तो नहीं लिख सकते, मतलब जो उस्ताद है उनसे कोई लिखवा दूं हम जो लिख, क्या बात है, क्या बात है। शायर कहते हैं हमारी ककड़ियों पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया कि कहो तो उस्ताद ज़ौक, किसका नाम लिया यहाँ पर शायर ने? उस्ताद ज़ौक का। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसका नाम लिया है इन्होंने? उस्ताद ज़ौक का नाम लिया है शायर ने। उस्ताद ज़ौक से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज्म लिखवा दूं। मौजू मतलब टॉपिक। हम जोली, बजा फरमाया है, मतलब अच्छा फरमाया है। अरे भाई, उस्ताद ज़ौक का नाम सुना है? हम जोली कहते हैं उसी से ही, ककड़ी वाले के। उस्ताद जो ज़ौक हैं, शायर हैं, उनका नाम सुना है? ककड़ी वाले, हम क्या जाने हुजूर, गवार आदमी है। शायर, बात तो बड़ी समझ बूझ की करते हो, भला गवार को यहाँ कहाँ सूझेगी शायरी करना। हम जोली, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करे तो अर्रे का आफताब सूरज बना दे। जर्रे को आफताब बना दे, मीन सूरज बना दे। अगर तारीफ करे तो जर्रे को आफताब, आफताब मतलब सूरज बना दो, जर्रा जर्रा उसे भी सूरज बना देंगे। ककड़ी वाला बोलता है, इतने बड़े शायर, भला वहां सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे? जो एक सड़ी सी ककड़ी है, इसे क्या शेर कहेंगे? इतने बड़े उस्ताद हैं तो शायर क्यों नहीं कहेंगे? शायर जो ठहरे, हर चीज पर वो शायरी करते हैं, तो ककड़ी पर भी कहेंगे। ककड़ी वाला, हमारी दरबार तक क्या पहुंच होगी मियाँ, हमारी दरबार तक कोई पहुंच नहीं है, हम कैसे उनसे शायरी लिखवा सकते हैं। शायर, कहो तो हम पहुंचा दें। तो शायर कहता है, कहो तो हम पहुंचा दें। ककड़ी वाला, आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। शायर, भाई साहब बात यह है कि ककड़ी जैसे हसीन मौजू पर जब तक कोई पाए का शायर जोर आजमाई न करे, हक अदा न हो, और हम ठहरे नौ मश्क में, नौ सीखिए। हम कैसे हैं? नौ सीखिए, अभी हम सीख रहे हैं, हम शायरी नहीं कर सकते। ककड़ी वाले पे तो कोई बड़ा शायर ही शायरी लिख सकता है, इसलिए हमारे बस की तो यह रोग नहीं है, ये बात नहीं है। हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। जो शायर है और उसकी हमजोली जो थी, ग्रुप जो था, वो कहाँ पर बढ़ जाता है? किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। तरबूज वाला बोलता है शायर की तरफ बढ़कर और रास्ते में रोककर, तरबूज ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चक्कर देखिए साहब, ठंडा मीठा तरबूज। शायर, भाई देखो ये तुम्हारे माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मिर्जा या मीर साहब से कहकर कुछ शेर लिखवा लो, फिर अहबे सुखन अत्याचार की दात में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। अहबे सुखन मतलब अत्याचार। हंसकर आगे बढ़ जाता है। तरबूज वाला दाई तरफ लड्डू वाले के पास जाकर बैठ जाता है, दाई तरफ जाता है और बैठ जाता है जहाँ उसकी जगह है। जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते किसी शायर से। लड्डू वाला, अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। तरबूज, हाँ 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 हाँ, और क्या, दोनों हंसते हैं। तरबूज, हाँ हाँ क्या दोनों हंसते हो? लड्डू हंसकर, शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगे तो शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज ना बेचने लगे। तरबूज वाला,
तरबूज वाला, क्यों ना लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दे, भूखा मरना ठहरा तो यूं ही सही क्यों भैया। अब यहाँ पर नज्म की बात हो रही, कविता की बात हो रही है, सारे लोग आपस में कर रहे हैं कि हम लोग भी कविता गाकर सारा माल बेच सकते हैं। शायर किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हुए कहता है, मुलाहिजा कीजिए, कहते हैं दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं, उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। तो मतलब कि आज लोगों के पास पहले पैसा था, अब उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें भीख तक नहीं मिल रही। यहाँ पर शायर ये बात कहना चाह रहा है। किताब वाला अपनी मसनद पर बैठते हुए, जो उसकी जगह है, मसनद जो है उसकी जगह है, उस पर बैठे, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून पागलपन, जो जुनून के दौर पड़ते हैं इन दिनों मीर साहब पर। शायद हम गनीमत समझिए 80 से ऊपर उम्र होने को आई है उनकी। हम जोली और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने, इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा दिल्ली छोड़ी, और एक ज़माने में सुखनदानों और बाम कमालों का मल जाओ मावा, जहाँ सब कुछ हो। दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगागो रुहेलो राजपूतों जाटों और मराठों की दस्तबुर्द अत्याचार देखा, दिल्ली में खून के दरिया देखे और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैरते हुए देखे, अपना घर आंखों के सामने लुटते हुए देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझा ना गया, ये सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नशीन है और फिरंगियों की गारदगरी तबाही देख रही है। ये हम जोली आपस में शायर के साथ बातें कर रहे हैं, वहाँ का जिक्र कर रहे हैं कि अब वहाँ का जो समय है कैसा हो गया है। तो 1857 का समय था, फिरंगी जो अंग्रेज थे, लोगों ने 1857 में जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर बहादुर शाह जफर के बेटे को लटकाया गया था, इन्होंने बताया कटोरी की तरह सर देके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया कि बहादुर शाह बेटे का जो सर है वो काट कर उन्हें पेश किया गया था। ये सारी बात यहाँ पर कौन बता रहा है, हम जोली और शायर आपस में ये सारी बात कह रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जोली और शायर किसकी बात कर रहे थे, किस जगह की, तो दिल्ली शहर में 1857 विद्रोह के समय में जो कुछ हुआ है उस समय की बात कर रहे थे। किताब वाला जो है वो बात कर रहा है, अब सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का ज़माना है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यह सल्तनते मुगलिया नहीं है, एक कवि हैकल शेर बबर है। कवि हैकल मतलब बहुत ताकतवर वाली भारी भरकम वाली जो है मुगलिया सल्तनत है, शेर बबर है, जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोंगे मार मार कर उसकी टिक्का बोटी, जो बोटी बोटी पीस पीस है उसे कर रहे हैं, और वह शेर है कि ना तो उसे करहाने की मोहलत है और ना मर जाने का यारा है। मतलब उसकी बोटी बोटी हो गई लेकिन वो शेर है, ना तो वो करहा रहा है और ना मर रहा है, वो अभी भी। ये सारी बात किसके बारे में, मुगल सल्तनत के बारे में बात की गई है। मुगल सल्तनत में बहादुर शाह जफर हैं, उनके जो लास्ट के जितने भी बादशाह हुए हैं वो, उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है वहाँ की जनता की, और वो अपने आप में मगन है, शेर बने हुए बैठे हैं, चाहे उनकी तिक्का बोटी टाइप की हो जाए, कितने भी नोच नोच कर लोग खा लें। मतलब है नोच नोच के कौन खाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अंग्रेज लोग खा रहे हैं, ये बात की गई है। तो किताब वाला ये सारी बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं थोड़े से शब्दों में। शायर कहता है, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्ला यह आपकी का ही हिस्सा है, यह ज़बान और यह अंदाज़ो गुफ्तगू, हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात पर शायरी करते हैं। किताब वाला, आप हजरत की सोबत का नतीजा और क्या। शायर कहते हैं हम तो नाम के शायर हैं, आप तो किताब वाले किताब बेचारा लेकर, आपकी तो शायरी बहुत अच्छी है, हम तो बस नाम के ही शायर हैं। तो किताब वाला कहते कि आप हजरात की ही सोहबत है, आपकी सोहबत में आपके साथ ही बैठने का नतीजा, और हमने शायरी कहना शुरू कर दिया है। हम जोली, आप दोनों कसर नफसी से काम ले रहे हैं, विनम्रता से, कसर नफसी मतलब विनम्रता से काम ले रहे हैं। शायर कहता है, किताब वाले के पास बैठ जाता है, शायर जो है किताब वाले के पास बैठ जाता है, हमारी कसर नफसी कह लीजिए या अपने हुस्न जन
बहरहाल साहब, हम तो इस बात से कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन फहन हो। सुखन फहन मतलब कविता को समझने वाला हो। अपना जो दीवान छपवाएं, कविता छपवाएं तो उसके सामने सब जाएं जो हमारी कविता को समझ सके। किताब वाला, और अपना यह ईमान है कि शेर छापे तो शायर के हर कसो नकाश के आधार पर, अशार पर छपना हमारा पेशा नहीं। कोई भी आदमी हो उस पर हम शेर कह सकते हैं। किताब वाला बोल रहा है। हमजोली, हमजोली से बोलता है यहाँ पर। हमजोली बोलता है शायर से, आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। दीवान मतलब हो गया उनकी, दीवान का मतलब यहाँ बात कर रहे हैं किताब जो लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो पोएट्री लिख रहे हैं उसको वो मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई या नहीं। हमजोली बोल रहे शायर साहब, शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी के साथ ही तकमील को पहुँचता है। तकमील मतलब लास्ट तक, पूर्णता तक, लास्ट तक पहुँचता है, तकमील तक पहुँचता है, पूर्णता तक पहुँचता है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाएं, कि मेरे पास इतने शेर हो गए हैं कि मैं एक किताब उस पर छपवा सकता हूँ। किताब वाला, लीजिए, और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया कि आप किताब छापने की बात कर रहे हैं, और मुझसे जिक्र भी नहीं किया। हमजोली कह रहा है, तसासुल शायर जो ठहरे, सुस्ती इनके अंदर है। तसाहुल मतलब सुस्ती इनके अंदर है, इसलिए शायर ठहरे हैं ये। इनके अंदर सुस्ती बहुत है, आलस बहुत है। शायर कहता है, घर की बात थी, सोचा किसी भी वक्त मसविदा आपके सुपुर्द कर दूंगा कि जो जी में आए कीजिए। मतलब है कि आपको मैं घर जैसी बात समझ रहा हूँ कि किताब खाने में कभी भी आपको दे दूंगा, फिर जैसे भी चाहें आप बेच दीजिए। किताब वाला, गजन न कीजिए साहब, मसविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। फ़कीर आते हैं, अब यहाँ पर फिर से फ़कीर आने लगते हैं, और फ़कीर ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, और फ़कीर गा भी रहे हैं मंच पर। आपको पता ही है पहली बार इस नाटक का मंचन जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस नाटक का मंचन 1954 में हुआ है। तो आप इसको ज़रूरी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। फ़कीर आते हैं, बोलते हैं, जो खुशामद करे खल्क उसके सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और ना हो काम तो उस ढब की खुशामद कीजिए। अम्बिया, अम्बिया संत लोगों को बोलते हैं। अम्बिया, औलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। यहाँ पर खुशामद करने की बात कर रहे हैं लोगों के, कि लोगों मतलब चापलूसी करने की बात कर रहे हैं, कि आप किसी से भी किसी तरह से काम निकलवा सकते हैं। आपके किसी को भी अपना, ये कहते हैं ना, गधे को भी बाप बना लेते हैं मुश्किल वक्त में, तो इसी तरह से हर किसी को भी आपको मुश्किल जहाँ लग रहा है, जहाँ जैसा मौका लग रहा है, उससे खुशामद करके अपना काम निकलवा लीजिए। यहाँ पर ये फ़कीर यहाँ पर बोलना चाह रहा है। तो सबकी खुशामद कीजिए, जो खुशामद की करे खल्क उसे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से तो खुदा राज़ी है। ऐश करते हैं वही जिनका खुशामद का मिजाज, जो नहीं करते वे रहते हैं हमेशा मोहताज। और जो खुशामद नहीं करते हैं वो हमेशा मोहताज रहते हैं, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं आता है, गरीबी उनके पास रहती है। मतलब खुशामद करके वो कुछ ना कुछ पाते रहते हैं। खुशामद से मका मुल्क और क्या ही तासीर की, इस नुस्खे ने पाई है रिवाज, जो खुशामद करे खल्क उसे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। गर भला तो हो भला की बात खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए। पाको नापाक सड़े की भी खुशामद कीजिए। पाक हो या नापाक हो, सड़ा हो, कोई भी हो, सबकी खुशामद कीजिए। कुत्ते, बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलक उससे सदा राज़ी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। ये गाते हुए कौन आता है? फ़कीर आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब यहाँ पर किताब वाला बोलता है, आप साहबान से तशरीफ़ लाने से पहले वह शोरे क़यामत बरपा हुआ था इस बाज़ार में कि तौबा भली। शोरे क़यामत मतलब बता, किताब वाला बोल रहा है कि शायर से कि आप आए थे उससे पहले यहाँ पर जो बाज़ार है इसमें बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, शोरे क़यामत बरपा हुआ था, ऐसा लग रहा था क़यामत आ गई थी। शायर क्यों? किताब वाला, बस
कुछ रजीले, मतलब रजीलों का मतलब है नीच लोग जो होते हैं, रजीला किसे बोला जाता है, नीच लोगों को बोला जाता है। तो बस कुछ रजीलों में आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया, लूट मार मच गई। शायर, आपकी दुकान पर तो आँच नहीं आई, आपकी दुकान तो बच गई ना, ये बात बोलना चाह रहा है शायर। किताब वाला, गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं बढ़ी कि कोई किताबों को भी उठा के ले जाए, इतनी मांग नहीं बढ़ी है। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है इस नाटक में, देखिए कि यहाँ पर लोग अभी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं बढ़ी है। हम जोले क्यों रद्दी में बेची जा सकती हैं? किताब वाला हंसते हुए, एक ककड़ी वाले ने शरारत शुरू की थी और उसी का नतीजा यह हुआ था कि पूरे बाजार में हंगामा शुरू हो गया था। शायर, अरे वही साहब जो वही वहां तशरीफ रखते हैं, वहां तशरीफ मतलब वहां बैठे हुए हैं। किताब वाला, जी हाँ, वो इशारा करते हुए वो बता रहे हैं। किताब वाला, जी हाँ शायर, अभी अभी उन्होंने मुझसे ककड़ी पर शेर कहने की दरख्वास्त की थी। किताब वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमजोली, साहब क्या यह मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे, कि इस माहौल की तस्वीर पूरे खींच दे, क्या ये चीज़ हो सकता है? शायर, मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्द अंगेज तस्वीर नहीं तो और क्या है। परागंजा रोजी, परागंदा दिल, इस एक फिक्रे में एक दफरे मानी पिन्हा, पिन्हा है, पिन्हा मतलब छुपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ चीज है, ये बताने की शायर को कोशिश कर रहा है कि रोजी बिखर गई है, दिल परेशान है, सब चीजें परेशान है उसमें भी इस, और यहाँ पर अभी हमारा एक दिल छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा जा सकता है। हमजोली कहता है, नहीं साहब यह तो उन्होंने जाति परागंदा हाली का रोना रोया है, मीन्स अपनी परेशानी का रोना रोया है यहाँ पर, तो इस पे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। शायर, बात काट का दुनिया भर का ठेका ले रखा है। शायर ने ये कहा कि हमने दुनिया भर का ठेका थोड़ी ले रखा है, हम नहीं लिख सकते। हमजोली, जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि शायद गज़ल का सिर्फ में वही वसअत नहीं है कि उसमें हर मज़मून और हर ख़याल नज़्म किया जा सके, हर चीज़ पर लिखा जाए, हर विधा में इसे किया जा सके। गज़ल की सिर्फ मतलब हो गया गज़ल की विधा में व्यापकता नहीं है कि उसमें हर मौजू हर ख़यालात लिखा जा सके। इसे तो एक अलग तरीके से ही लिखा जा सकता है, जैसे ये नाटक लिखा गया है। शायर कहता है, आप शुअरा ईरान और असातजात हिंद, ईरान के शायर का नाम लेता है। आप शुअरा ईरान और असातजाए हिंद, ईरान और शायर और हिंदुस्तान के उस्ताद के उस्तादों जो हैं, ईरान के शायर और हिंदुस्तान के उस्ताद के सदियों की रवायतों पर हमला कर रहे हैं। गज़ल जैसी हसीन चीज़ दुनिया में किस अदब में नहीं पाई जा सकती। हमजोली, मैं उसके हुस्न से इनकार नहीं कर रहा, मैंने तो यह कहना चाहा है कि इतनी गुंजाइश नहीं कि इसमें गज़ल में इस चीज़ को भी लिखा जाए। शायर कहता है, जो चीज़ गज़ल में नहीं कह सके कसीदे में कही है। जो चीज़, शायर कहता है, जो चीज़ गज़ल में नहीं की जा सकती तो कसीदे मतलब कहानी में कही है, मगर वो चीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कही जा सकती है। हमजोली कहता है, कसीदे में बादशाहों की तारीफ के सिवा और क्या कहेंगे? शायर, मसनवी में तो सब कुछ कह सकते हैं। ककड़ी वाला तस्करा निवीस से बोलता है, वृतांत लेखक को वृतांत लेखक को तस्करा निवीस मतलब हो गया वृतांत लेखक, जो लिखने वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है। वो आता है, तो साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने लौंडा एक लड़का हूँ, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसी ज़मीन पर उड़ती खाक मतलब धूल, खाक का मतलब धूल, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ कीजिए, मेरी एक छोटी सी अरज है। तो एक अरज कहता है ककड़ी वाला तस्करा निवेश से, जो वृतांत लेखक होता है उससे, एक लेखक से बोलता है। तस्करा निवीस उसकी तरफ देखता और त्योरी चढ़ा के चुपचाप आगे बढ़ जाता है।
और तस्करा नवीस भी अब कहाँ जा रहा है, किताब वाले की दुकान पर पहुंच जाता है, बोलता है अस्सलाम वालेकुम। किताब वाला बोलता है वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलाना, अपनी मसनद मौलाना को देता और खुद दुकान के सामने वाले स्टूल पर बैठ जाता है। शायर गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आए तो आपसे दो चार शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाए, और आपने उसकी बात का जवाब तक न दे दिया। शायर बोल रहा था वो गरीब सुबह से हर किसी की राह देख रहा है, ककड़ी वाला, और आपने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया और आप सीधे दुकान के अंदर आ गए। ये शायर बोल रहा है तस्करा निवीस से। तस्करा निवीस, मैं ऐसे वैसों से बात करके अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता। किताब वाला, आप भी तो गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुना है दिल्ली से लखनऊ के सफ़र में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही इक्के पर हम सफ़र थे, और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं जबान ना बिगड़ जाए। तो इस नाटक में मीर साहब का भी नाम आया है, याद रखिए। कौन से शायर का नाम आया है, तो मीर साहब का नाम आया है। तस्करा नवीस बोलता है साहब यही रवायतें तो हैं कि आगे चलकर शायद ज़बान और शेरी अदब को ज़िंदा रखेंगी, वरना बर्बादी में कसर कौन सी बाकी रह गई। अब देख लीजिए दिल्ली में जिस किस्म की ज़बान लोग बोलने लगे हैं, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ साहब। सुना है कलाम पाक का रेख्ता में तर्जुमा आ गया है। रेख्ता एक साइट है, उसमें क्या बोला गया, कलाम पाक का तर्जुमा रेख्ता पर आ गया है। किताब वाला, जी हाँ, शाह रफ़ी उद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो कलाम है, कुरान जो है, कलाम का मतलब है कलाम पाक, कुरान का जो तर्जुमा किसने किया है, शाह रफ़ी उद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है। किसका मौजूद है, यही क्वेश्चन पूछ भी सकता है यहाँ से भी कि कुरान का तर्जुमा किसने किया है, शाह रफ़ी उद्दीन ने किया है। और ये बात किस नाटक में है, तो ये शाह रफ़ीउद्दीन साहब के का तर्जुमा जो है आगरा बाजार नाटक में। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, शाह रफ़ीउद्दीन का तर्जुमा कुरान, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और आगरे को आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तर्जुमा दरकार है, और आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तर्जुमा दरकार है, तो कुछ रोज़ इंतज़ार कीजिए, हफ्ते दो हफ्ते में वह भी आ जाएगा और अब्दुल कादिर का तर्जुमा भी आ जाएगा। शाह रफ़ीउद्दीन साहब का अब्दुल कादिर का तर्जुमा भी अब आने वाला है, ये बात बोल रहे हैं। शायर, तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। किताब वाला, तरक्की कह लीजिए, तनज़्ज़ुल, बहरहाल ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, पतन की ओर चल रहा है। मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं, और कलाम पाक के साथ साथ इंजील के भी तर्जमे छप रहे हैं। इंजील के भी तर्जुमे जो हैं वो छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फ़िरंगी है जो संस्कृत, फ़ारसी, उर्दू, दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का नाम सुना है। कलकत्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ की फ़ोर्ट विलियम कॉलेज खुला है। वहाँ पर बाइबिल के भी तर्जुमे हो रहे हैं। ये सारी बात बता रहे हैं। वहाँ इन ज़बानों में शिक्षा दिया जाता है, वहाँ की ज़बानों में एजुकेशन दी जा रही है। और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं आयोजित होंगे। शायर कहता है हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज खुला है जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम और कीमिया और तबीयत, रसायन और भौतिक शास्त्र पर दर्स दिए जाएंगे। किताब वाला बोलता है कुफ्री, इल्हाद, नस्तिकता, नास्तिकता, कुफ्र मतलब क्या हो, कुफ्री इल्हाद का मतलब नास्तिकता, जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक बोलते हैं। तो कुफ्री इल्हाद का दौर है। इस दौर के बदल देने के लिए बाखुदा किसी मुजाहिद, धर्मयुद्ध का योद्धा, जिहाद करने वाले की ज़रूरत है। जी, ज़माना दरमन तो शायद बहुत है, मगर मुजाहिद कोई नहीं। हमजोली जमाने की ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं मौलाना, बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र नहीं आता। मुजाहिद एक तरीके से बोल सकता है जिसके पास ताकत हो, वो मुजाहिद है। शायर, खड़े होकर तो हम लोग क्या जा कार है, सब हंस देते हैं। शायर बैठ जाता है। हमजोली, दरसो
तदरीस में अध्ययन अध्यापन का काम के बारे में बात कर रहे हैं कि यह नया सिलसिला शुरू हो रहा है कि मेरा यकीन है कि इंसान भी यहीं से पैदा होंगे। वैसे भी सारे ज़माने में लूटमार मची हुई है, जिसे देखो अपनी बेरोजगारी का रोना रोता है। इस नए कॉलेज से कम से कम यह तो होगा कि कुछ लोगों के लिए रोजी का हिल्ला निकल आएगा। किताब वाला तस्करा नवीस से मेरा तो ख्याल है कि मौलाना आपको इस तसनीफ़ात में जो आपकी तसनीफ़ात हैं, कृतियाँ जो हैं, शरह हदीस कुरान की व्याख्या तथा पैगंबर की कही हुई बात जो है, तबसरा तनकीद मीस आलोचना की हुई, समीक्षा की हुई और तस्करा नवीस में कुछ नहीं धरा है। अब तो आप भी कुछ नए रास्ते निकालने की फ़िक्र कीजिए। उठकर मौलाना के पास बैठ जाते हैं। मैंने उड़ते उड़ते किसी से सुना है कि दिल्ली में छापाखाना आ रहा है और बहुत जल्द उर्दू में रिसाले और अखबारात छपने शुरू हो जाएंगे। सोचता हूँ वही कुतुब खाना खोल लूँ और अखबारात का सिलसिला शुरू कर दूँ। तो किताब वाला कहाँ पूछ सकता है, अपना कुतुब खाना खोलने की बात करता है तो वो दिल्ली की बात करता है, दिल्ली में खोलने की बात करता है। ये ज़रूर आप याद कर लीजिए, पॉइंट बना के नोट करके। दिल्ली में तस्करा नवीस मियाँ से बोलता है, किससे बोलता है? तस्करा नवीस से बोलता है। मियाँ बुरा, बहुत बुरा वक्त आया, वाकई अभी कल की बात है। मैं अबुल फतेह साहब के मतब में बैठा नसरुल्लाह बेग साहब से बात कर रहा था। तो किसके कुतब की बात कर? अबुल फतेह साहब। अबुल फतेह साहब का नाम बताया गया। अबुल फतेह साहब का मतलब उनका जो मदरसा है उसमें बैठे हुए थे। नसरुल्लाह बेग साहब से बातें कर रहे थे। किससे? नसरुल्लाह बेग साहब से बातें कर रहे थे। और किस तरह आगरा और दिल्ली के हविस्कारों, जो लालची लोग हैं, उन्होंने लूट लिया है आगरा और दिल्ली को। सिलसिला गुफ्तगू थी, हमारी बातचीत चल रही थी, शेरो अदब तक पहुंच गया था। मीर अम्मन खां की दर्दनाक दास्तान सुनाने लगे। तो मीर अम्मन खां क्या नाम आया है, याद कर लीजिए। मीर अम्मन खां की दर्दनाक दास्तान सुनाने लगे, किस तरह सूरजमल जाट ने उनका घर बर्बाद कर दिया था। किसने? सूरजमल जाट जो था उसने घर बर्बाद कर दिया था, उनकी जायदाद पर काबिज हुआ था, उनको अपने जायदाद अपने अंडर में कर ली थी। काबिज मतलब अपने अंडर में कर ली थी। कहने लगे कि अब कलकत्ते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे किस्सा चार दरवेश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? किस्सा चार दरवेश लिख रहे हैं और ख्वाहिशमंद है कि मैं भी कलकत्ते में हिजरत करूं, मतलब कलकत्ते आ जाऊं। फारसी की मुदरिसी मिल जाएंगी यहाँ। रजब अली सुरूर ने कहलवा भेजा है। खुद नसरुल्लाह बेग भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। अब यहाँ पर कहाँ पर बात कर रहे हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में खुला हुआ है, वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। किताब वाला दुकान से उठकर बाहर जाते जाते रुककर, अब उन्हीं को देखिए, फिरंगी की फौज में रिसालदार और मजे से बाई और निकल जाते हैं। शायर सुना है उनके भतीजे असदुल्ला की शादी हो गई है। असदुल्ला की शादी हो गई है। तस्करा जी हाँ भाई, अजीब ज़हीन लड़का है। यहाँ अब्दुल्ला भी इस कम उम्री में फ़ारसी में शेर कहता और वल्लाह खुद मेरी समझ में नहीं आता इतने अच्छे शेर कैसे कह लेता है। हम जोली उसकी उम्र तो यही कोई 13-14 की होगी, 13-14 साल का होगा शायद। जी हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को देखिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को देखिए। इनका पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम पूछ सकते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ देखिए, 18-20 की उम्र होगी। अकबर सानी के दरबार में पहुँचे। शाह नसीर जैसे कुहना मुश्क सिद्धस्त अभ्यस्त हैं का तख्ता उलट कर दिया और उस्ताद देशाह हैं। सारी दिल्ली में उनकी तूती बोलती है, उनका बोलबाला है। तस्करा नवीस बोलता है, मियाँ अब कैसी दिल्ली, कहाँ का दरबार, कौन सी अकबर सानी, अकबरो आलमगीर वगैरह के बाद आलमगीर सानी और शाह आलम सानी, अकबर सानी, लोहे सल्तनत मुगलिया पर हरफे मुकर्रे दोहराए गए अक्षर की तरह आते हैं और उजड़ी हुई दिल्ली की खराबगाह वहशतनाक भयानक निर्जन स्थान हो गया। जो 1857 का युद्ध हुआ है उसके बाद पे, जिसका नाम कभी किला मोहल्ला था, किला था, ऊंचा और श्रेष्ठ किला था, एक लुटा पिटा दरबार जम जाता है। घड़ी भर के लिए शेरो अदब की आवाज़ बुलंद होती है, फिर वही वहशतों का हमला और वही सुनसान, वही हू है, वही सुनसान का आलम है। लोग अवध या दक्कन की तरफ भाग निकले हैं, दक्षिण की तरफ भाग निकले, अवध की तरफ भाग निकले और दिल्ली के गैरिस्तान शाही
कब्रिस्तान में फिर वही कुत्ते लौटते हुए उल्लू बोल रहे हैं। अब लोगों ने यहाँ पर बात करना है कि लोग दिल्ली से कहाँ भागे हैं, अवध और दक्कन की तरफ भागने लगे हैं। कुछ लोग उस समय दिल्ली से लखनऊ भागे थे और दक्षिण अवध की तरफ भागने लगे थे। दक्षिण की तरफ जाते हैं और लखनऊ की तरफ जाते हैं। दाएं रास्ते में एक ग्राहक आता है। ग्राहक तस्करा निवीस को किताब वाला समझकर, साहब मुंशी मिर्जा मेहंदी का नादिरनामा होगा आपके पास? किताब वाला इजा और बंद बांधता हुआ बाई तरफ से तेजी से अंदर आता। एक आवाज स्टेज की बाई तरफ से गुस्से में, क्या मौलवी साहब ऐन दुकान के सामने बैठ जाते हो? आप भी हर रोज मारे बदबू के नाम में दम आ गया है। एक अजनबी जो बाजार में टहल रहा था गली से झांककर ये बात एक और से सुनता और मौलवी साहब को देखकर कहकहा लगाता है, किताब वाला नादिर नामा तो है नहीं, अलबत्ता उसके तर्जुमा उर्दू में हुआ है, तारीख नादरी वह मौजूद है। गाहक, और किस्सा लैला मजनू? तो यहाँ पर ग्राहक कौन सी किताबें मांग रहा है? एक किस्सा लैला मजनू मांग रहा है और तारीख नादरी मांग रहा है। किस्सा लैला मजनू भी अमीर खुसरो का खत्म हो गया, मगर हैदरी साहब का उर्दू का तर्जुमा अभी अभी आया है। ग्राहक, जरा दिखाइए। किताब वाला ग्राहक को लेकर अंदर जाता है। देहातियों की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी को मेला नाम की नज्म गाती हुई बाएं रास्ते से आती है। स्टेज के बीच में जमकर गाती है। अब टोली गा रही है। अब टोली क्या गा रही है वो देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं टोली ने क्या गाया है। तो टोली, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है और कहीं वह चेला है, मोतिया है चमेली बेला है, भीड़ अंभो है अकेला है, शहरी कस्बाती गवेला है, जरा अशरफी है पैसा ढेला है। एक क्या क्या वह खेल खेला है, भीड़ है खलकते का रेला है, रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है, कहीं राम और कहीं लक्ष्मण, कहीं कच्छ मच है, कहीं रावण कहीं वाराह, कहीं मदन मोहन, कहीं बलदेव और कहीं श्री कृष्ण, सब रूपों में ही उसी का जतन, कहीं नरसिंह और कहीं नारायण निकला है, सैर को बंठन कहीं कहता फिरे यूं बन बन, रंग रूप झमेला है और जोर बलदेव जी का मेला है। हर तरफ गुलबदन रंगीले हैं, नुक पलक गुचालब सजीले हैं, बात के तिरछी और कटीले हैं, दिल के लेने से सब हटीले हैं, खुश्क तर नम सूखे गीले हैं, टेढ़े बलदार और नुकीले हैं, जोड़े भी सिर्फ सब्ज पीले हैं, प्यार उल्फत बहाने हीले हैं, रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है, क्या मची है बहार जय बलदेव, ऐश के कारोबार जय बलदेव, धूम ले लो निहार जय बलदेव, हर कहीं अश्कार जय बलदेव, हर जबान पर हजार जय बलदेव, दम बदम यादगार जय बलदेव, कहीं नजीर अब पुकार जय बलदेव, सब कहो एक बार जय बलदेव, रंग है रूप है झमेला और बलदेव का मेला है। टोली गाती हुई दाएं तरफ से निकल जाती है। एक हसीना बेनजीर बाजार में आती हैं। माथे पर कशक जो कशका है, जो टीका है, तिलक, हाथ में फूलों की गजरा, उसके पीछे पीछे एक शोधा लगा हुआ है। शोधा, ए दिल आराम जय सीताराम बेनजीर मुस्कुराकर, क्या चाहते हो शोधा? अर्ज़े हाल बेनजीर, फरमाओ शोधा। श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गड़ा बूद दर रोज दिले मन, रावण राम करदन बुता राम किस्सू, मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था और बुतो मतलब सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया बेनजीर। इस बात का गवाह शोधा। हनुमान। हसीना हंस देती है और दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। रे छेल छबीले रंग रंगीली गांठ गठीले, तुझ किस नाम से पुकारूं बेनजीर? लौंडी एक को बेनजीर कहते हैं। इस लौंडी को क्या कहते हैं? बेनजीर कहते हैं। क्या मैं जनाब को इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? शोधा, मुझे बद्रे मुनीर कहते हैं। अब यह बद्रे मुनीर और बेनजीर की बातें होती है। और रहने वाले तुम कहाँ की हो बेनजीर? मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ। और सरकार? शोधा, यह नाची इश्क नगर में रहता है। दोनों चले जाते हैं। तो बेनजीर कहाँ रहती है? हुस्नपुरा की। और शोधा जो है वो बुदरे मुनीर है। बुदरे मुनीर उसका नाम है और इश्क नगर का रहने वाला है।
शायर मौलाना सुनाए आप शुअरा उर्दू का कोई तज़किरा लिख रहे हैं। तज़किरा नवीस जी हाँ लिख तो रहा हूँ पर न जाने क्यों शायर किस मंजिल में है। तज़किरा नवीस गुमराही की मंजिल में भटक रहा है साहब और क्या मियाँ सोच मरहूम के साथ सोहबत थी उन्हीं ने उकसाया था कि कुछ लिखिए। एक ज़माना था कि दिल्ली और उसके गिरदे निवाह के चक्कर लगते थे। सोच मरहूम के अलावा मीर साहब, ख्वाजा मीर दर्द, हज़रत सौदा, मीर हसन, हज़रत फुंगा सबके साथ उठना बैठना था। ये हज़रत दुनिया से क्या उठे बज़्म महफ़िल ही उड़ गई। किताब वाला एक देहाती लड़के को गुजरता देखा, इधर आना मियाँ लड़का नहीं सुनता, अब इधर आ बा बेखबीस खबीस बोलते हैं राक्षस को। तो खबीस लड़का आता है, सुसेरे रेख्ता नहीं समझते अब तक मुगल्लिजात गंदी गालियाँ ना जब तक गालियाँ ना बकी जाएं जब तक कोई समझता अपनी इज्जत रासी नहीं आती। लड़के को पैसे देकर अजी सामने की दुकान पे 4 पान बनवा ला। लड़का पान की दुकान पर चला जाता है। लड़का जरा हाथ चलाकर चा और पान बना देना भाई। पान वाला अभी लीजिए साहब बनारसियों के बड़े बड़े टुकड़े इलायचियाँ कतर डाली हैं इलायचियाँ तस्करा निवीस मीर साहब कोई 30 बरस बाद अपने वतन मालूक मूल जन्म स्थान है मालूक यानी दिल्ली वापस आए हैं मीर साहब। कितने बरस बाद आए थे? 30 बरस बाद आए थे पूछ सकते हैं। उल्मा ओ फजल से मिले हैं इज्जतों तौकी सम्मान प्रतिष्ठा उन्हें मिली है पर ऐसा कोई मुखातिब नहीं मिला जिसमें दिले बेताब को तसल्ली हो। कहने लगे कि सुबहान अल्लाह यही वह शहर है जिससे के हर कूचे में आरिफ कामिल फाजिल शायर मुंशी और दानिशमंद हैं। आज वहाँ कोई ऐसा नहीं जिसका सोबत में लुफ्त उठाऊं। 4 महीने इस दौर से वतन अजीज में गुजारे, बहुत रंज में गम हुआ दुख हुआ और वापस चले गए। लड़का पान लाता है वह बस में आया इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। गरज साहब अब कैसा तस्करा कहाँ का तस्करा नवीस बहरहाल दास्ताने पारीना पुरानी कहानी का एक जर्रा बर्फी सुनहरा पिस्ट अब तक जहन के किसी गोशे में किसी किनारे में जगमगाता रहता है। अहद हाजिर की जुल्मतों में अगर उस शमआ को बुझा ना दिया तो मुमकिन है आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाऊं वरना तो हमारा दम भी गनीमत समझे। पीछे के दरवाजे एक आदमी तेजी से अंदर आता है और दाएं तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला उसे पीछे से आवाज लगाता है उसके साथ बाहर निकल जाता है। शायद मौलवी साहब मेरा दीवान छापने पर मुझसे आग्रह करता है। सोच रहा हूँ कि अगर आप एक नज़र देख लेते तो मेरा इस्लाह भी हो जाता। बहुत मुमकिन है कि आपको शोरा की तस्करा लिखने के सिलसिले में एक नई तहरीक भी होती। तस्करा नवीस नहीं तहरीक तो खैर अब क्या होगी, बहरहाल खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। वही आदमी दाएं तरफ से अंदर आता और बाएं तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला अब तक उसके पीछे लगा हुआ मगर वह बीच स्टेज पर पहुंचकर रुक जाता है। आवाज़ धीमी हो जाती है। पान वाले की बेंच की तरफ धीरे धीरे वापस जाता हुआ बैठ जाता है। किताब वाला गाहक से नहीं साहब फारसी का लैला मजनू ख़त्म हो गया है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था। गाहक चला जाता है। तस्करा नवीस अब यह ज़माना देखी कुतुबखाने में फ़ारसी की किताबें गायब हो रही है और नस्ल भी उर्दू में ही लिखी जाती है। फिर कोई क्या तस्करा लिखे और क्या किस लिए लिखे। किताब वाला खूब याद आया मतलब कह रहे हैं कि अब उर्दू का बोलबाला हो गया, फ़ारसी अब गायब हो रही है। किताब वाला खूब याद आया मियाँ नज़ीर की एक शागिर्द हाल में मेरे पास आए उनकी एक नज़्म लेकर कि मैं उसे अपने रसूल से शाया करवा सकूं। अब भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नज़ीर का कलाम। 3-4 आदमी स्टेज पर कहा लगाते हुए गुजर जाते हैं। ककड़ी वाला उनके पीछे दौड़ता है। पैसे की 6 पैसे की 6 लोग निकल जाते हैं। ककड़ी वाला निराश हो जाता है। उसकी चाल धीमी पड़ जाती है और स्वर में निराशा आ जाती है। आदमियों के पीछे धीरे धीरे ऐसे लगाता हुआ गुजर जाता है। उसकी ककड़ी अब नहीं बिक रही है। शायर कहते हैं साहब एक ज़माना आने वाला है कि यही बाज़ारी चीज़ें चलेंगी। होली या दिवाली पर कुछ तुकबंदी कर लीजिए। इल्म फ़ज़ल की मेराज पर पहुंच जाएगा, शिखर पर पहुंच जाएगा। यह तो ज़ौक़ का आलम है आजकल। अभी अभी यह ककड़ी वाला मेरे पास दौड़ा हुआ है और कहने लगा कि साहब मेरी ककड़ी पर नज़म लिख दीजिए। अब भला बताइए कैसे नज़म लिख सकते हैं। बाहर से एक आवाज़ तुम तो एक बार कह दिया नहीं चाहिए ककड़ी दिमाग ख़राब हो गया है। ककड़ी वाला बाहर से नहीं मियाँ यह बात यह है। आवाज़
बस कह दिया, ना मुझे ककड़ी खरीदी ना मैं शेर कह सकता हूँ, हमारा अपना काफिया तंग है, परेशान कर दिया। कुम्हार के यहाँ कुछ लोग जमा होते, कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, उसके यहाँ लोग जमा हो रहे हैं। इतने में हिजड़ों की एक टोली आती है जिसमें करीमन और चमेली भी आती है। तो हिजड़ों की टोली में कौन आ रहा है? करीमन और चमेली। याद रखिए, करीमन और चमेली किस में है? हिजड़ों की टोली में है। करीमन कहते, अल्लाह की अमा पीरों की साया, लड़के के अब्बा के हाथ का मैल, ए सदके जाऊं मैं आपके वारी, अल्लाह की अमा पीरों का साया। दर्जी बोलता है, रामू अबे ओ रामू, अबे घरवाली के पास कब तक घुसा बैठा रहेगा? अबे बाहर निकल यार, दोस्तों में आकर बैठ जरा। रामू खिलखिलाता हुआ बाहर आता है, छेपू कहीं का, क्या मिठाई नहीं खिलाएगा? करीमन, अल्लाह की अमा पीरों का साया, आज के दिन नहीं नया जोड़ी लूंगी, अल्लाह सारी उम्र पहनना ओढ़ना नसीब करे, 170 और। रामू, अरे तुम लोग कहाँ डटे जा रहे हो, हटो रास्ता दो। रामू उन जो आते हैं, खजलों की टोली आती है, उसमें करीमन से बोल रहा है, करीमन ए सदके जाओ मैं तुम्हारे बारी, अल्लाह तुम्हारे सलामतियाँ रखे। ओ चमेली, अरे क्या चबूतरा खानम बना बैठी है, अरे इधर आ हौला खपतन, वह औरत जो हमेशा घुरावी हुई रहती थी, बौखलाई हुई रहती थी कहीं की। रामू, अरे तुम लोग जाओ, हटो यहाँ से, अरे हटाओ रे इन साले हिजड़ों को यहाँ से। कौन बोल रहा है? रामू बोलता, चमेली। हे हाय, आज के दिन ये डांट टपट कैसी एक एक ऐसी मोटी सुनाऊंगी, जोन रखी रह जाएगी ना उठाई जाएगी। हे कैसे लोग हैं ओ करीमन, हे कहाँ चली गई कहीं की? करीमन को दिखाकर, अरे तू कहाँ है? हवाई दीदी जब से गला फाड़े डाल रही है, अब मुँह क्या तक रही है, गाती क्यों नहीं? करीमन, ए अल्लाह लड़के को सलामत रखे, दूधो नहाए पूतो फले, अल्लाह की अमा पीरों की साया, आज नहीं गाऊंगी तो कब गाऊंगी, चल तू सीटियाँ शुरू कर। रामू, अब तेरी ऐसी के तैसी खबरदार जो छोटियाँ सीटियाँ गाई। क्या गा रहे हैं? सीटियाँ। चमेली, ए करीमन मुझे खुदा की सवार, कहीं शामत ना ने तो धक्का नहीं दिया है? अरे कोई अच्छी चीज़ गाए, मुझी सीटियाँ नहीं गाई जाती। करीमन कर, अच्छा ले संभाल ढोलक। रामू, कोई धार्मिक चीज़ याद हो तो सुनाओ। करीमन, जो हुक्म सरकार। हिजड़े गाते हैं। अब यहाँ पर हिजड़े क्या गा रहे हैं वो देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिजड़ों ने क्या गाया। थे घर जो ग्वालिनों के लगे, घर से जा बजा, जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा फिरा, माखन मलाई दूध जो पाया सो खा लिया, कुछ खा या कुछ खराब किया, कुछ गिरा दिया, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन। क्या कहूँ कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन, घर चोरी करते आ गई ग्वालिन कहीं वहाँ, और उसने आ पकड़ लिया तो उसने बोला, हाँ मैंने तो तेरे दही के उड़ाता था मक्खियाँ, खाता नहीं मैं उसके निकाले था चींटियाँ, ऐसा था बांसुरी का बजैया क्या बालपन। क्या क्या कहूँ मैंने किशन कन्हैया का बालपन, सब मिल यशोदा के पास यह कहती थी, आके पीर अब तो तुम्हारा कन्हा हुआ है, तुम्हारा बड़ा शरीर देता है हमको गालियाँ, फिर फाड़ता है चीर छोड़ दे, दही न दूध न माखन न घी न खीर, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन, माता यशोदा उनकी बहुत करती मिनतियाँ और कहना को डराती, उठ बन की संटियाँ, जब कहना तो जी जसोदा से करते यही बया, तुम सच न जानो माता ये सारी हैं झूठियाँ, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन। क्या क्या किशन कन्हैया का बाल में। एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन झुका दिया, पूछा जसोदा ने तो वही मुंह बना दिया, मुंह खोल 3 लोगों का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन। बालपन। क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। एक बड़ी उम्र का तस्करा निवीज आता है। अब यहाँ पर याद रखना कि जो श्री कृष्ण के ऊपर जो गीत गाया गया है, जो धार्मिक गीत गाया गया है, वो हिजड़ों ने गाया है। पूछ सकते हैं, इस तरह से याद करें, इतना बड़ा गीत तो आप लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन जो श्री कृष्ण के ऊपर जो लाइनें आई हुई हैं वो किसका है? हिजड़ों के ऊपर, हिजड़ों ने गाया है। अब एक बड़ी उम्र का तस्करा निवीज आता है, ककड़ी वाले जो अब तक गाना सुनने में मगन था, दौड़ कर उसके पास जाता है, उसका रास्ता रोको, सिर्फ कुछ कहने की कोशिश करता है। दरोगा आता है। अब यहाँ पर दरोगा आता है, वो सारी बात करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 1 यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। दरोगा क्या बोलता है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 तक हमारा यहीं तक रहेगा। तो इस तरह हम अगले पार्ट लेकर प्रस्तुत होंगे। पार्ट 1 यहीं पर हमारा समाप्त हो रहा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।